क्या डिस्कस करना है आप लोग? थोड़ा कुछ क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर उसके हिसाब से करते हैं। किसको? ठीक है, ठीक। इस बार इंटरव्यू कितने लोग दिए थे? 2 लोग। और मेंस? ठीक है, अभी मेंस का डिस्कस करना है ना। तो मेरा तो ऐसा था कि मेरा यूपीएससी का तैयारी चल रहा था, तो 2019 में मेरा एमटेक हुआ था, उसके बाद मास्टर्स किया मैं एंथ्रोपोलॉजी में, उसके बाद अभी लॉ कर रहे थे फैकल्टी ऑफ लॉ से। तो फिर इसके लिए स्पेसिफिकली हम ज़्यादा झारखंड के लिए तो कम ही टाइम दिए थे, और मेंस का मेरा जो यूपीएससी का था उसी को फिर लास्ट में 20 डेज सेकेंड लिस्ट वाले में रिजल्ट आया था, तो वही उसी 20 डेज़ में हम सारा काम स्ट्रेटजी पे किए थे। क्या आवाज़, मतलब आवाज़ आ रहा है? हेलो, आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है, ज़ोर से बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर सारा काम जो हम किए थे स्ट्रैटेजी पे ही किए थे, कैसे आंसर फॉर्मेटिंग करना है और क्या करना है। आप लोग का स्पेसिफिक डाउट है तो फिर उससे रिलेटेड करेंगे, नहीं तो फिर उसी का डिस्कशन करेंगे, मेंस का ही कैसे करना है आंसर राइटिंग। किसी को पूछे टॉपिक तो फिर उसके हिसाब से करते हैं। बताइए, अभी आप लोगों का क्या चल रहा है वैसे? पीटी और मेंस दोनों का चल रहा है। अभी तो क्या है ना, अभी तो सबसे सही टाइम है कि अभी मेंस का ही पढ़िए। मेंस का अभी ऐसे पढ़िए कि फिर उस टाइम पे एफर्ट कम लगे, उस टाइम पे केवल सिनॉप्सिस बनाना रहे। अभी केवल पूरा मेंस का जो टॉपिक है, इंडिया वाला जो पार्ट है उसमें तो ये है कि मेंस में वही आएगा और पीटी में भी वो रहेगा। पीटी का फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद कम से कम 3 महीने का टाइम तो रहेगा ही। 1 महीना फॉर्म भरने के लिए रहेगा, उसके बाद फिर डेट देगा, फिर डेट आएगा एग्ज़ाम का, फिर एडमिट कार्ड आएगा। उतना टाइम झारखंड के लिए काफ़ी है। हम 20 दिन पढ़े थे पीटी के लिए झारखंड के लिए। इंडिया वाले से ही अभी मेंस का कीजिए। अभी जैसे यूपीएससी वाला बैच था तो सर बोले थे इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाने, तो उसका क्लास लेना स्टार्ट किए थे हम आज। और बाकी फिर मेंस में तो हम जैसे किए थे, जैसे क्वेश्चन एक आया होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला आया था, तो उसमें क्या लिखे थे जो लोग मेंस दिए थे? जो क्वेश्चन था तो थोड़ा सा हम आंसर का बता दें कैसे लिखे थे हम उसका। तो जैसे वो क्वेश्चन जो था ना, वो क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट क्वेश्चन है किसी के पास? है? बताइए क्वेश्चन एक बार। झारखंड के बारे में बताइए, आपका 20 दिन का क्वेश्चन किया उसको डिस्कस करिए। उसके बाद हाँ, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। झारखंड का डिस्कशन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन बोलिए। Critically define the emerging nature and scope of the protection of fundamental rights regarding freedom of speech and हाँ, तो इसको क्वेश्चन को तोड़िए पहले। जैसे पहले क्या था, क्रिटिकली डिफाइन। क्रिटिकली डिफाइन था। क्रिटिकली डिफाइन क्या था फिर? the emerging nature इमर्जिंग नेचर था। and scope. इमर्जिंग नेचर एंड स्कोप, ये एक पॉइंट हो गया। स्कोप आगे क्या था? Scope of the protection of fundamental rights regarding freedom of speech एंड एक्सप्रेशन। under Article 19 of the Indian Constitution. हाँ, तो ये पूछा क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच पूछा है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर तो कितना भी लिख सकते हैं। तैयारी ऐसे करना है कि एमसीक्यू में आए तो ऑब्जेक्टिव में हो जाए। यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है अगर 150 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का, उसमें भी लिख दे। ऐसे भी लिख सकते हैं। और जेपीएससी का क्वेश्चन क्या है? जेपीएससी का सिंपल सा मोटो ये है, क्वेश्चन पूछेगा जीएस का, लेकिन लिखना होगा ऐसे टाइप। 800 वर्ड में लिखना है आपको, लगभग मतलब 8 पेज लिखना है ना, मोरलेस। वर्ड का तो डिफाइन नहीं किया है, बस जी साइंस वाले पेपर में किया है। तो पूछा गया यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच पूछा था, है ना। अब आर्टिकल 19 बोल दिया है, तो बहुत लोग बता रहा था कि आर्टिकल 19 के बारे में लिख दिए, पूरा ये कर दिया। लेकिन ये आर्टिकल 19 का केवल क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच। बाकी तो ये राइट टू सेटल, राइट टू रिसाइड, बहुत सारा अलग अलग है। हाँ, तो वो सब कुछ पूछा नहीं है, ए से उधर एफ तक है, एफ तो हटा दिया है, तो वो इसके बारे में पूछा था। और इसका लिमिटेशन कहाँ पे है? 19 क्लॉज 2 में है ना। बाकी 2, 3, 19, 2, 3, 4, 5 ये सब सारा सबका लिमिटेशंस है फंडामेंटल राइट का। तो इसके बारे में पूछा था। और पूछा क्या था? इमर्जिंग नेचर एंड स्कोप, मतलब 2 चीज़ पूछा। नेचर पूछा, नेचर और स्कोप। तो स्कोप और नेचर कौन डिफाइन करता है किसी भी चीज़ का? हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं पॉलिटी में कि आर्टिकल 19 ये है, 19 भी पढ़ते हैं तो उसका 1 क्लॉज इतना तो पढ़ते नहीं है, 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है, फिर डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसे पढ़ लेते हैं, रिलीजन है। लेकिन यहाँ पे नेचर और स्कोप पूछा है, तो हम लोग को क्या करना होगा इसमें? नेचर और स्कोप डिफाइन कौन करता है किसी भी आर्टिकल का? सुप्रीम कोर्ट करता है ना। तो इसमें 19 से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो कोर्ट, पहले तो आप बता दीजिए कि क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो हम इसमें लिखे थे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अबाउट ओनली आर्टिकल 19, तो फिर 19 क्लॉज 1 उसमें सब क्लॉज ए करके हम लिख दिए थे। तो उसमें हम दिखा दिए थे कि इसी का एग्जैक्ट कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद फिर स्कोप, इमर्जिंग नेचर एंड स्कोप में पूछना था, तो आपको केसेस इंक्लूड करना था। तो इसमें कौन कौन सा केस आएगा? तो फिर एक तो सबसे पहले आएगा आपका इसका सबसे फेमस जो चल रहा है अभी, सिडिशन का। सिडिशन कौन सा सेक्शन है? सिडिशन कहाँ पे है डिफाइंड? सिडिशन जो है, सिडिशन मतलब क्या होता है? सिडिशन आपका, इसको हिंदी में राजद्रोह बोलते हैं, है ना। जो किसी की गवर्नमेंट प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट कुछ बोलना, कुछ लिखना, वो सिडिशन में आता है। ये सब चल रहा था, JNU वाला ये सब, और कन्हैया कुमार ऐसा सिडिशन ये सब का चलता था। तो ये IPC का सेक्शन 124A है। बहुत सारा अभी कोर्ट में ये भी चल रहा है कि इसको हटाया जाए। ये अंग्रेज़ों का टाइम से उस टाइम पे किया गया था कि भगत सिंह के ऊपर चला था, गांधी जी के ऊपर ट्रायल चला था, बाल गंगाधर तिलक पे चला था, सारा सिडिशन का चलता था उस टाइम पे। तो ये सिडिशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब एक तरफ आप सिडिशन भी रखें IPC में और कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दे रहे हैं, तो क्या बोले क्या नहीं बोले। तो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का है, पहला तो पॉइंट यही हो गया था इसमें सिडिशन का। तो इमर्जिंग नेचर में भी यही है कि इसके साथ टाइम के साथ इसको चेंज करने का जरूरत है। लॉ कमीशन का भी रिपोर्ट है, तो अगर पता था तो कोर्ट कर सकते थे, नहीं पता था तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी डाल सकते थे। सेकंड क्या है इसमें, एक केस है डिफेमेशन का। डिफेमेशन से रिलेटेड, डिफेमेशन में क्या हुआ, किसी के बारे में कुछ ऐसा बोलना कि उसका मानहानि, इसको हिंदी में कहते हैं ना। तो डिफेमेशन भी क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक वो है कि मतलब लिमिटेशन है, बैरियर है कि आप कुछ भी तो किसी को नहीं बोल सकते हैं। तो इस पर सुब्रमण्यम स्वामी का केस है, एक बहुत फेमस केस है, मतलब लैंडमार्क जजमेंट है। तो उसमें ये जजमेंट है कि डिफेमेशन हैज़ नो चिलिंग इफेक्ट ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ये जजमेंट ही है सुप्रीम कोर्ट का, वो लिखा जा सकता था यहाँ पे। थर्ड इसमें क्या है, एक नोटा। नोटा क्या होता है? नोटा वाला केस है कि हम लोग वोट करते हैं तो नन ऑफ द एबव में भी वोट करने का राइट होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के ही ऊपर है। उसके बाद फिर एक PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये नोटा से ही रिलेटेड है, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस है आपका टाटा प्रेस केस, ये प्रेस के फ्रीडम के ऊपर है। प्रेस को कितने तरह का फ्रीडम मिला है, वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का कैसे यूज़ कर सकता है। तो इस टाइप से हम टोटल 7-8 केस डाले थे। तो फिर आंसर पूरा, फिर उसका परफेक्ट आंसर वही हो गया। अब इसमें फिर पता नहीं कोई भी आंसर क्या होता है, आप आंसर 4 तरीके से लिख सकते हैं। पूछा है कुछ, अब उसका आंसर, सबसे सही आंसर वही होता है जो उसका आंसर है, जो पूछा है अगर वही लिख दे तो बेस्ट आंसर है। सेकंड क्या होगा, आपको नहीं पता है तो आप पूरा लंबा चौड़ा लिखिएगा, 8 पेज भर दीजिएगा, ठीक है। और उसमें भी आप थोड़ा वो दिमाग लगा के फ्लो चार्ट ये सब डाल दिए, लेकिन आप आंसर नहीं दिए, जो पूछा है वो नहीं दिए, बाकी कुछ भी लिख दिए। थर्ड क्या है कि आप कम लिखे और जो पूछा था वही लिखे, मतलब ज़्यादा जितना आता था उतना क्वेश्चन के बारे में पता था वो लिख दिए। चौथा क्या है, आता भी नहीं है और लिखे भी कम,
तो ये तो कोई बोलता है ना कौन सा आंसर में नंबर मिलेगा, तो रिलेटिवली देखिए सबसे अच्छा आपको उसी में मिलेगा कि पेज भी भरा हुआ है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और जो पूछा है वो लिख दिए। उसके बाद कम पेज भी लिखे हैं ना लेकिन सही आंसर लिखे हैं तो थर्ड वाले में मिलेगा नंबर। इररिलेवेंट लिख के पेज भरने से भी नंबर नहीं मिलता है। और चौथा तो फिर बिल्कुल ही मतलब नहीं देगा। तो मेनली क्या होता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जो बहुत अच्छा लिखा है उसको हो सकता है 25 नंबर मिल जाए, 26 मिल जाए, 30 तो नहीं मिलेगा किसी को। तो उसके बाद फिर ख़राब जो आंसर टू द पॉइंट लिख दिया, लेकिन लिख दिया 4 पेज में लिख दिया, 800 में लिखना था 500 वर्ड में लिख दिया या फिर 400 वर्ड में लिख दिया, तो भी 20 नंबर मिल सकता है। बाकी तो इसीलिए सबसे पहले काम करना है कंटेंट के ऊपर। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, एक चीज़ देखिए, मेंस वाला क्वेश्चन देखे होंगे साइंस में, जैसे बायोलॉजी वाला जो पार्ट है उसमें कितना चीज़ है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, हर तरह का चीज़ है। लेकिन पूछा क्या, पूछा विटामिन, है ना। ऐसा चीज़ पूछा कि जो सब लोग इग्नोर करके चल रहा था कि विटामिन तो नहीं पूछेगा, लास्ट टाइम भी ऐसा पूछ दिया था। तो इससे ये है कि सिलेबस का एक एक पॉइंट किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, सब पे नोट्स बनाइए, सब पे 4 पेज 3 पेज का अभी पूरा नोट्स बनाइए। मेंस के टाइम पे प्री और मेंस के बीच में सिनॉप्सिस बनाइएगा, आंसर कैसे लिखना है। तो अभी किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, जितना टॉपिक दिया, वैसे ज़्यादा टॉपिक ही नहीं है लेकिन जितना भी दिया है उसको जैसे सबसे ज़्यादा जो हो जाता है वो साइंस वाले में ही हो जाता है। उसमें 5 सेक्शन है, पहला तो फिजिक्स का है, सेकंड बायोलॉजी का है, थर्ड एग्रीकल्चर है, फोर्थ है इन्वायरमेंट, और ये जो पार्ट है ये साइंस एंड टेक वाला है। तो यूपीएससी वाला जो साइंस बोलते हैं वो यही है, बस इतना ही है। 32 मार्क्स का इसमें आएगा और ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये टॉपिक तो ये सब तो बहुत आसानी से आपको इसमें क्या करना है ना, इसको करने के लिए साइंस एंड टेक वाले को बस टॉपिक का नाम डालिए, नैनो टेक्नोलॉजी यूपीएससी, नोट्स बना लीजिए वहाँ से, काम इतना हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी यूपीएससी, उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछे एप्लीकेशन ही पूछता है मेनली, ठीक है। इस बार जैसे HIV एड्स का पूछे, लास्ट ईयर भी डिजीज वाला ही पूछा था, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन रहेगा जो एप्लीकेशन वाला रहेगा। जैसे इस बार पूछा था रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पूछा था, शायद उसी में पूछा था ना, तो वो हो गया। तो फिर इस पर आप सारा उसी से कीजिए, इस पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। बायो के लिए तो क्या है, बायो के लिए आप 12th वाला बायोलॉजी कीजिए, NCERT, सारा टॉपिक वहाँ पे दिया हुआ है। उसमें जो 4 चैप्टर लास्ट का तो वो तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बाकी उससे पहले भी जो सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब बहुत अच्छे से दिया है, वो NCERT उससे हो जाएगा ये बायो वाला पार्ट। इसमें क्या करना है, इसमें तो आप जैसे इस बार यूनिट वाला पूछा था, तो यूनिट पे हम यूनिट पे ही अच्छे से करके गए थे, और यूनिट पे क्वेश्चन आ गया SI यूनिट वाला। तो SI यूनिट में जो मेन तो पहले से चला आ रहा है CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, वो सब तो लिखना ही है। मेन चीज़ क्या था, SI यूनिट पे उसके बारे में लिखना था, तो उसका 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, वो वही उसका मेन कंटेंट था कि किस बेसिस पे मोल है तो उसके लिए क्या चेंज किया, बोल्जमैन कांस्टेंट पे किया था, तो वो सब वही चीज़ उसी को करना था ये SI यूनिट वाले में। तो वो करके गए थे, वो तो डायरेक्ट टाइप का ही आ गया था क्वेश्चन। और साइंस में और क्या था, एग्रीकल्चर, हाँ। तो एग्रीकल्चर में तो टॉपिक क्या क्या है, एग्रीकल्चर का सिलेबस, रुकिए एक सेकंड। मेरा तो क्या है कि बीटेक एमटेक मेरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, तो फिर हम उसका उतना किए नहीं थे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, ये सब टॉपिक मतलब मिल जाता है तुरंत सर्च करने पे। 7 टाइप का जोन्स है, वो सब बना लेना है। फिर इसमें क्या है ना, हर टॉपिक के ऊपर जैसे आपका कंटेंट नहीं बन रहा है तो कंटेंट बनाइए पहले कि क्या क्या जोन्स में क्या क्या है, तो उसमें क्या है कि हर जोन का अलग अलग प्रॉब्लम है, वो सब थोड़ा मतलब फैक्चुअल आपको कंटेंट तैयार करना है, याद उसी को करना है बस, बाकी तो वहाँ पे उसके अराउंड कहानी बना देना है। एक सेकेंड रुपये, सिलेबस निकालते हैं। हाँ पूछिए। क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यक्रम का आलोचनात्मक विवेचना की। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट ना, ये इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, क्या क्या इसमें लिखा जाएगा, क्या है क्वेश्चन एक बार बोलिएगा। तो भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यक्रम का आलोचनात्मक विवेचना की। अच्छा, संगठन, एक बार इंग्लिश भी बोलिएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। एक तो आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखना है और दूसरा वर्किंग था, है ना। तो ये वाला पीटी वाला पूरा क्वेश्चन पूछा है। पीटी में जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़िएगा ना, तो उसमें क्या लिखता है, उसमें वो सेक्शन ऐसे बना हुआ है कि
NDMA का कौन सा सेक्शन है? एक NDMA है, उसके बाद उसके नीचे SDMA है, उसके नीचे DDMA है। इसका हेड कौन होता है? PM है। इसमें DM है ना। तो ये है PM CM DM वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। और इसके बाद भी इसमें क्या कर सकते हैं कि सेक्शन अगर तैयार करके गए थे, जैसे हम सेक्शन तैयार करके था, मेरा PT के टाइम पे पढ़े थे इसका कि सेक्शन ऐसे बना हुआ था, और उसके बाद फिर इससे फंड ऑर्गेनाइजेशन में आप इसका है कि NDRF वाला जो फंड आता है, नेशनल डिजास्टर, स्टेट SDRF का आता है और DDRF का आता है। तो इसको तो यहीं से मिलता है वैसे, लेकिन उस टाइप से स्ट्रक्चर बना दिए तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। वर्किंग क्या है तो सबका अपना आप दिखा सकते हैं। फिर कोरोना, एक बहुत क्वेश्चन पढ़ते थे तो कोविड को किसके एक्ट सेक्शन के अकॉर्डिंग वो किया था, ये सब आता था, तो वो आपका वर्किंग में ही आ जाएगा, एक वर्किंग का एप्लीकेशन आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन तो यही वाला स्ट्रक्चर को अच्छे से बना के, देखिए JPSC में क्या होता है ना, UPSC और JPSC में बेसिक डिफरेंस क्या है? UPSC में आप जैसे 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है तो 2 पेज मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे मैप बना दिए, यहाँ कुछ लिख दिए, यहाँ पे ऐसे कर दिए, हो गया। JPSC में क्या करना है, अगर आप मैप बनाए हैं तो मैप को फिर नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन कीजिए। तो उससे आपका क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन पूछा था ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला है ना, तो उसमें 3 पार्ट में था वो क्वेश्चन वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला। उसमें क्या पूछा था, निकालिए। तो कैसे भरना है, कैसे करना है वो बताते थोड़ा सा। हाँ, इसका 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट क्या है? हाँ हाँ हाँ। तो एक तो पहला पूछा था, फर्स्ट आपको पूछा था वेदर, कि इसमें आपको सारा कुछ मेंशन करना है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जो आप इनपुट पढ़ के जाते हैं, जैसे किस कंडीशन में वो बनता है, टेम्परेचर क्या चाहिए, किस तरह का प्रेशर का कंडीशन होना चाहिए, सी सरफेस टेम्परेचर, और ये सब जो मेन डिपेंडेंट फैक्टर है ना, उसके बाद किस तरह का वेदर बनता है तब वो होता है। सेकंड क्या था? ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, तो वो आपको फिर सी का, उसमें फिर पूरा इस टाइप का एक ये वाला पढ़े होंगे, इसमें फिर ये होता है रेन शैडो जोन होता है, क्लाउड बियरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से क्लाउड यहाँ पे डिसेंड करता है, तो इस जगह पे आई ऑफ द साइक्लोन जो है वहाँ पे क्या होता है, बस रेनफॉल नहीं होता है, बाकी पूरे में रेनफॉल होता है। तो ये वाला बनाए तो UPSC में बस ऐसे बना के छोड़ देते हैं। इसमें क्या किए थे, बनाने के बाद इसको बॉक्स में डाले बनाने के बाद, उसके बाद फिर पूरे नेक्स्ट पेज में उसको एक्सप्लेन कर दिए। जो आई ऑफ द साइक्लोन वाला पूरा है ना, रेन शैडो जोन, रेन बियरिंग जोन, क्लाउड जो है वो डिसेंट कर रहा है, वो वाला भी कर दिए। बाकी बाद में वो हो रहा है, और एक फॉल ऑफ द होता है, फॉल जहाँ पे गिरता है वहाँ पे फिर साइक्लोन एंड हो जाता है ना, तो वो सब बना दिए थे, ये बनाए। उसके बाद फिर एक पूछा था, लास्ट वाला पार्ट क्या था? हाँ, तो ये वाला एक, इसमें क्या होता है, जैसे एक तो नेमिंग भी इसमें आ जाएगा, नेमिंग भी लिख सकते हैं कि नेम कौन करता है इसमें, और मेनली क्या पूछा था, व्हाट पाथ दे फॉलो। बहुत बार क्या होता है ना, लगता है कि साइक्लोन आके यहाँ हिट करेगा, लेकिन उसका पाथ ऐसे चेंज हो जाता है। तो इसमें मेन चीज़ ये करना था कि अगर बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट किया है तो ईस्ट कोस्ट में करता है, इसीलिए ये वाला ज़्यादा सीवियर वाला रीजन है। अरेबियन सी वाला जो है मैक्सिमम चला जाता है ईरान के साइड और उस साइड पे, है ना। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि पता चलता है कि साइक्लोन का पाथ चेंज हो गया, तब आके वेस्ट कोस्ट में टकराता है। नहीं तो अरेबियन सी में कभी भी साइक्लोन ओरिजिनेट करेगा तो इंडिया में इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कभी देखते हैं ना कि गुजरात में आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, तो इसलिए आता है जब साइक्लोन का पाथ डेविएट होता है। तो इसी वाले पॉइंट को डिस्कस करना था वहाँ पे, कि मैप बना के कि नॉर्मली तो इस साइड में जाता है, तो ईस्टर्न कोस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, उड़ीसा ये सब। वेस्ट कोस्ट में रहता है तो ईरान और ये वाला पार्ट, पाकिस्तान वाला पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जब डाइवर्ट हो जाता है पाथ उसका, तब फिर वो प्रेशर कंडीशन चेंज होता है, उसके कारण होता है। तो इस टाइप से फिर एक पूछा था कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री था। तो हाँ सर, ये साइक्लोन में इफेक्ट भी लिख सकते हैं इसका? लिख सकते हैं, पूछा तो नहीं था वैसे, लेकिन अगर लगता है कि लिखते तो लिख सकते हैं। सर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका मतलब, हमें जब हम पहली बार क्वेश्चन देखे तो हमें लगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेडिटेरियन सी के साइड में भी जो ओरिजिनेट होता है, उधर से वो ट्रैवल करके इधर आता है पंजाब साइड में। वो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना। एक देखिए, एक तो टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट में और ट्रॉपिकल में डिफरेंस क्या है। 40 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो टेम्परेट साइक्लोन से आना चाहिए। टेम्परेट साइक्लोन बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेट का ही करके गए थे, आ गया था ट्रॉपिकल का। टेम्परेट में क्या होता है ना, पहले फ्रंट बनता है, फ्रंटोलाइसिस होता है, उसके बाद साइक्लोन बनता है। और टेम्परेट साइक्लोन में
फ्रंट आप लोग जानते हैं ना फ्रंट क्या होता है, बहुत बड़े एरिया पे सेम टाइप का एयर मास जो होता है तो उससे रिलेटेड है। तो उसके कारण क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन बहुत बड़े रीजन में होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत छोटे रीजन में होता है। और तो वो सब करके गए तो उसमें अच्छा आंसर 40 नंबर का बन सकता है। तो टेम्परेट वाला तो इस बार कर लीजिएगा अच्छे से। और ट्रॉपिकल पूछा था, लोकेशन क्या पूछे थे आप, इफेक्ट पूछ रहे थे ना, तो पूछा नहीं है तो फिर मतलब लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन 3 पार्ट इसमें बहुत अच्छा था कि आराम से, अगर एक ही पार्ट पूछता डिस्कस ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन तो या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो है फिर जो आता है सब कुछ लिख दीजिए। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली पूछ दिया क्वेश्चन में 3 पॉइंट, तो 3 पार्ट बनाइएगा और अब 3-3 पेज भी और 2 पेज लिखते हैं तो आंसर हो गया कंप्लीट। 3 तो इसमें मैप बन जाएगा, पहले कौन कौन सा पार्ट में होता है, सेकंड वो वाला कि साइक्लोन बनता है तो रेन शैडो जोन कौन सा है, आई ऑफ द साइक्लोन क्या, ये वाला हो गया। 3 हम बनाए थे डायग्राम, और तीसरा वाला हो गया था कि पाथ जो फॉलो करते तो उसमें बना दीजिए अरेबियन सी वाला। और उसका एक क्वेश्चन आया था वो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर, आयरन स्टील इंडस्ट्री का कहाँ लोकेशन होता है, तो उसमें आपको सबसे पहले मैक्स वेबर वाला थ्योरी दिखाना चाहिए था कि क्या वो है। उसमें मेन पूछने का वही था, लोकेशन जो है वो कैसे डिसाइड होता है और आयरन स्टील का कैसे हुआ था। तो ये तो मतलब थोड़ा सिंपल टाइप का आ गया था कि जैसे बता देना है कि रॉ मटेरियल है और लेबर है और मार्केट है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा था रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है आयरन स्टील के लिए, कोल रॉ मटेरियल क्या है आयरन स्टील के लिए, कोल है एक तो, आयरन है, वाटर है, ये तीनों अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल है यहाँ पे, बेस्ट रीजन है यहाँ के लिए। तो वो सब बता देना था। इसमें थोड़ा ये भी बता सकते थे कि सेल है तो सेल का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, और टाटा स्टील है जो टिस्को था पहले तो इसको कहाँ से आता है, तो ये आप बता देते थोड़ा, तो वो भी क्लियर हो जाता। उसके बाद फिर लेबर तो यहाँ पे मिल जाता है, चीप लेबर, सबसे चीप लेबर मिल जाता है, सारा ट्राइबल बेल्ट है तो चीप लेबर मिल गया। मार्केट इन लोगों का कोलकाता पोर्ट है सबसे क्लोजेस्ट, तो वो हो जाता है। उसके बाद फिर डायग्राम बना के दो डायग्राम भी बना सकते थे, एक तो ये बनाते, इसका 3 पेज में एक्सप्लेनेशन हो जाता है, फिर एक तो बोकारो वाला सेल वाला और एक टिस्को वाला, ये दोनों को एक्सप्लेन कर देते तो आंसर जस्टिफाई हो जाता पूरा। तो हम तो यही किए थे इसमें। और एक इस बार अच्छा ये चीज़ था, जैसे पहले क्या होता था GS2 में पॉलिटी और पबैड, इस बार क्या पूछा, सारा क्वेश्चन पॉलिटी से भी कर सकते थे, मतलब पबैड पूरा छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था। इस बार MCQ मैक्सिमम सारा पॉलिटी का था, और क्वेश्चन जो पूछा था 8 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया था जिसमें से कोई भी 4 करना था, और हम तो 3 पॉलिटी से कर दिए थे और 1 पबैड से कर दिए थे, ऐसे किए थे। तो पॉलिटी वाले पार्ट पे स्पेशल फोकस कीजिए, पॉलिटी से ही सारा हो जाएगा। पबैड क्या होता है कि ऑप्शनल टाइप का दिया है, क्वेश्चन कितना भी डीप पूछ सकता है, ठीक है, तो पॉलिटी वाला कीजिएगा। तो फिर बहुत लोग पबैड भी कर दिया था, एक तो मिले वो बोले कि हम 4 क्वेश्चन पबैड का कर दिए थे, तो उनका टाइम का भी दिक्कत हो गया था, एक तो बता रहे थे, और दूसरा ये है कि पबैड में जो होता है ना, पबैड में ऑप्शनल में भी यूपीएससी में नंबर नहीं आता है, पता है ना ये चीज़ क्यों नहीं आता है, लॉ में भी ऑप्शनल में नंबर नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये सब ज़्यादा जो होता है ना ओपिनियन टाइप का चीज़ होता है, थ्योरी है, सबका अलग अलग है। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में जहाँ ऑब्जेक्टिविटी टाइप का हो ना, जैसे एक क्वेश्चन होता है इमरजेंसी का, तो ये एकदम बना बनाया क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आप अपने से कुछ लिख नहीं सकते हैं, इसमें आपको एक्सप्लेन कर देना है इमरजेंसी में क्या क्या होता है। मेनली इसका 3 पार्ट में बनता है, 352 का, 56 का और 60 का। उसके बाद फिर इसमें आपको ये सब बता देना था, थोड़ा ऐसे डायग्राम ऐसे बना सकते थे कि 3 मंथ्स के लिए होता है, फिर 1 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, कितने टाइम तक होता है, तो वो सब कर सकते थे इसमें बना के, और कंपेयर कर सकते थे 52 56 में क्या क्या हुआ, कैसे होता है, प्रेसिडेंट क्या है, अगर थोड़ा केस डालना है तो डाल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जैसे रूलिंग है ना, थोड़ा ये सब में कमेटी भी लिख सकते हैं कि अगर कुछ भी अच्छा सजेशन आपको पता है कि ये चीज़ होना चाहिए और पता नहीं है, तो पॉलिटी में सरकारिया कमीशन का नाम लीजिए, ठीक है। ये पूरा सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर था सरकारिया कमीशन। तो ये इतना रिकमेंडेशन दिया है ना, ये मतलब चीफ जस्टिस थे रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, तो RS सरकारिया थे, उनका कमीशन था ये। और एक कमीशन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर पूछता है, ये सेंटर स्टेट से या फिर कुछ भी फेडरलिज्म, यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर को अपॉइंट करने में क्या दिक्कत होता है, प्रेसिडेंट रूल कब लगना चाहिए, इमरजेंसी में क्या, तो सारा में सरकारिया को आप कोट कीजिए। अगर पूछता है रिफॉर्म के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, तो एक है वेंकट चलिया, ठीक है, तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और लॉ कमीशन का 6-7 अच्छा वो रिपोर्ट है, वो देख ली, बस ऐसे सर्च ऐसे करना ना, आंसर आपको कंटेंट बनाना है, वैल्यूडेशन, तो क्या कीजिए, ये लिखिए कि लॉ कमीशन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फॉर यूपीएससी, उसमें से 10 बार आएगा, ठीक है,
136 नंबर का रिपोर्ट, 172 नंबर का रिपोर्ट, उसमें किससे बस ये रहेगा किसके ऊपर है। और जो रिपोर्ट भी रहता है ना पूरा, जैसे मान लीजिए 1000 पेज का रिपोर्ट है तो उसके हेडिंग में ही लिखा रहता है, जैसे कोई ऐसे लिखा होगा प्रेसिडेंट रूल, तो एक रिपोर्ट है तो क्वेश्चन आया तो वो चीज़ लिखिएगा। तो उसके बाद आप कुछ भी लिखिए, एक क्या चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं वो उतना ऑथेंटिक नहीं है, जब आप कोट कर दीजिएगा तो फिर वो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है। तो आंसर का तो मोर और लेस इसी टाइप का था। हिस्ट्री में हम सोच के गए थे कि एक झारखंड से अटेम्प्ट करेंगे, तो और क्वेश्चन भी ऐसा पूछ दिया था जैसे झारखंड, क्वेश्चन का क्या लिखे थे झारखंड वाले क्वेश्चन में, कैसे लिखे थे जो झारखंड हिस्ट्री अटेम्प्ट किए थे वो कौन कौन सा किए थे? एंशिएंट मिडिवल किए थे और हम तो एक किए थे मॉडर्न का और एक किए थे झारखंड का। हम ये सोच के गए थे कि एक झारखंड का करना है, उसके बाद फिर एंशिएंट मिडिवल मॉडल में जो भी होगा एक करेंगे। तो झारखंड में बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था। हाँ, झारखंड का क्या पूछता है? झारखंड का एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं, झारखंड का तो बहुत छोटा सिलेबस है। मेंस का जो है ना, मेंस का बात कर रहे हैं ना आप, मेंस में क्या है 5-6 पॉइंट दिया हुआ है बस। पहला आपका दिया है आदि धर्म सरना धर्म वाला दिया है। सेकंड पॉइंट क्या है, रुकिए, हाँ झारखंड से क्वेश्चन ये था कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद हाँ का स्वरूप कैसे किस प्रकार बदल गया, ये था। हाँ, क्वेश्चन तो वो याद है। मतलब हिस्ट्री जो सिलेबस है, तो सिलेबस में 6 पॉइंट है। पहला आदि धर्म है, सेकंड कंसेप्ट ऑफ सदान वाला है, थर्ड ट्राइबल रिवोल्ट है बिरसा। आप लास्ट वाला पॉइंट बोलिए, फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड। तो फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड जो है ना, उसका हम बहुत अच्छे से बना के गए थे। मतलब हम देख रहे थे कहीं कुछ मिल नहीं रहा है तो हम एक बुक निकाले थे, मतलब SC रॉय एंथ्रोपोलॉजिस्ट है तो उनका एक पूरा झारखंड के ऊपर पूरा स्टडी था, तो वो पूरा उसके ऊपर लिखे हुए थे। तो हम उससे स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये पता ही होगा, 1912 से स्टार्ट हुआ और 2000 में ख़त्म हो गया फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड। तो एक तो झारखंड का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है, तो वो सारा रिवोल्ट हो जाएगा। और एक फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड का मतलब है झारखंड बनने के लिए क्या क्या आंदोलन हुआ है ना। तो वो 1912 से KJ बार्थेलोमन वाला ये सब स्टार्ट हुआ था, वहाँ से जाके पूरा आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे ईजी क्वेश्चन होगा, इसमें आप 8 पेज में आराम से लिख सकते हैं। इसका मेरा नोट्स बना हुआ है, अगर हम दे देंगे, अगर वो होगा तो हम बना लिए नोट्स इसका। तो फिर अगर ये आता है तो ये तो पूरा एक पार्ट ही हो गया। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा वो। इस बार क्वेश्चन क्या पूछा, थोड़ा घुमाने का क्वेश्चन कोशिश किया था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन पूछा था कि उससे पूछा था, क्या पूछा था, बिरसा मुंडा, बिरसा, हाँ, बोला था कि बिरसा मुंडा से पहले जितना भी रिवोल्ट होता था सब वायलेंट था और बिरसा मुंडा के बाद जो हुआ वो था नॉन वायलेंट। क्वेश्चन इसका पूछने का ताना भगत से था कि ताना भगत नॉन वायलेंट था, अभी भी वो लोग नॉन वायलेंट, अभी भी गांधी जी को मानता है। तो मेन उन लोग का यही था कि ताना भगत नॉन वायलेंट हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन का पहले पार्ट में पूछ दिया कि पहले सारा वायलेंट था। तो इसको स्टार्ट कैसे करना था कि वायलेंट क्यों था पहले। तो उसमें आप 2-3 पॉइंट ऐसे लिख सकते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स जब आए झारखंड में तो 1767 में ही आ गया था वो लोग। उसके बाद फिर पूरा रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ही मतलब बहुत तरह का वो लोग करता ना, तो वो सब लिख दिए सबसे पहले कि फीमेल्स के साथ बहुत सारा किसी को भी उठा के ले गया और ये सब कर लिया, और मतलब उस पर टैक्स लगा दिया, जो लोग उस पर पी रहा है हड़िया टैक्स लगा दिया और ये टैक्स लगा दिया, ये सब चल रहा था बहुत सारा। तो रीज़न लिख दीजिए, 5 पॉइंट लिख दिए थे ऐसे। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सोशल टेंशन हो गया है ना, एक सोशल टेंशन, उसके कारण सोशल अनरेस्ट हुआ। सब लोग मतलब स्टार्ट कर दिया उसके बाद कि तो पहले बहुत छोटे लेवल पे चल रहा था। जैसे स्टार्टिंग में वो देखेंगे ना कि नीचे वाले रीजन से, सिंहभूम वाले रीजन से ढाल रिवोल्ट और ये सब चला, तो वो लोग को बहुत सप्रेस कर देता था। मेन क्या था, कोल वाला था जो बहुत ज़्यादा वायलेंट था, क्योंकि इसमें हजारीबाग को छोड़ के पूरा झारखंड इन्वॉल्व था, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले, और लेकिन सबसे बड़े लेवल पे हुआ था वो संथाल हुआ था। तो ये इनके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना था कि ये दोनों ऐसा क्यों हुआ था। संथाल के बाद भी 1-2 मूवमेंट जो था वो थोड़ा
नॉन वायलेंट टाइप का स्टार्ट हुआ था, जो उन लोगों का सेल्फ का प्यूरिफिकेशन के लिए हुआ था, सफ़ा ओढ़ हुआ था एक, ठीक है। तो और उसके बाद भी बिरसा का भी जो था वो क्या था कि स्टार्टिंग में वो प्यूरिफिकेशन और इसी पे था, बाद में वायलेंट हो गया था, है ना। तो बिरसा वाला को उसको एक्सप्लेन करना था कि वो वायलेंट क्यों हुआ, और बिरसा के बाद क्या हुआ। बिरसा के बाद CNT एक्ट आया, CNT एक्ट आया, सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, राइट दिया गया इन लोगों को। और उसके बाद फिर एक और चीज़ हुआ, इमरजेंस ऑफ गांधी, ये भी बिरसा के बाद हुआ। बिरसा से पहले गांधी का और नॉन वायलेंस का कंसेप्ट नहीं था उस टाइप का कि कोई नॉन वायलेंस का। हाँ, ताना भगत के बाद आया था गांधी, लेकिन मूवमेंट का जो फॉर्म डेवलप हुआ, क्योंकि पहले भी इन लोगों का और एक और मूवमेंट आया था बीच में 1930 का, हरि बाबा मूवमेंट था ना एक, हाँ 1930 के अराउंड, ये भी गांधी के बाद। उसके बाद ताना भगत वाला तो हम स्टार्टिंग में वैसे लिख दिए थे कि इनका इस पीरियड में था, फिर उनका डेथ हो गया था। उसके बाद फिर गांधी जी के इम्पैक्ट में आने के बाद ताना भगत लोग, हाँ पूरा असहयोग आंदोलन में जुड़ गया। फिर गांधी जी जब आए यहाँ पे तो उनको दिया वो लोग पैसा वैसा दिया, हाँ पैसा दिया। तो उसके बाद भी गांधी जी बोले कि ये मेरा सबसे प्रिय भक्त लोग है, इस टाइप का लिख दिए। तो वो सब अभी भी वो लोग मतलब वैसे हैंगओवर में अभी भी वो लोग मतलब मानता है, ठीक है, कि गांधी गांधी करते रहता है वो लोग अभी भी। तो वो तो है ही। तो उन लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था इसके ऊपर। तो मेन आपको क्या था ना, पहले पूरा ट्राइबल रिवोल्ट दिखाना था, उसमें से कोल को और संथाल को बता देते कि सबसे ज़्यादा वायलेंट वही था। नेचर क्यों चेंज हुआ, बिरसा में क्या हुआ, उसके बाद उसके ऊपर लिखना था। बहुत लोग ताना भगत पे ही स्टार्ट कर दिया कि उसके बाद नॉन वायलेंट पूछा, तो उसके बाद कंटेंट नहीं बनेगा फिर 8 पेज का। हाँ बोलिए। पेंसिल से, हम तो पेन से ही बना दिए थे पूरा सब कुछ। नहीं कि नंबर नहीं करना चाहिए। हाँ अलाउ नहीं किया है, तो पेंसिल यूज़ मत कीजिए। तो हमको तो डाउट था कि ब्लू ब्लैक 2 पेन यूज़ करें, नहीं तो हम एक ही पेन यूज़ किए थे पूरे में। और एक कभी भी फिगर ये सब बनाते हैं ना, तो उसको बॉक्स में बनाइए हमेशा, ठीक है, जगह भी बढ़ जाए। जैसे इतना छोटा फिगर है, इसको बना दिए बॉक्स में, तो इससे क्या हुआ। और फिर बॉक्स में बनाने के बाद उसके नीचे उसका फिगर क्या है वो लिख दीजिए। तो स्पेस को आपको यूज़ करना है। हम लिखते थे जैसे ऐसे था, एक तो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा बड़ा है और हम एक लाइन छोड़ के भी लिखते थे, तो हम ज़्यादा पेज हम भरे नहीं है, हम 8 पेज में लिखते थे आंसर एक, और 4 आंसर का मैं 32 पेज में हो जाता था। तो 32 पेज में आंसर लिख दिया, उसके बाद पूरा पेज भी बच जाता था। और मेरा लगभग 10 मिनट के अराउंड मेरा बच रहा था हर पेपर। मेरा बस खोटा का था, तो खोटा में मेरा टाइम का थोड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि खोटा हम सीधे एग्जाम में ही लिखे थे जाके। कुछ मतलब हम 5 दिन में खोटा प्रिपेयर किए थे। नहीं खोटा में तो लिखे थे, फिर बाद में मेरा क्या हुआ, जब स्टार्ट किए लिखना, तो स्टार्टिंग में सबका, आप लोगों का क्या है लैंग्वेज, सबका खोटा है, इंग्लिश से सब है किसी का, ठीक है खोटा तो ठीक है। तो जैसे खोटा में 7 नंबर वाला क्वेश्चन था, शुरू में रहता है, तो हम 3 क्वेश्चन लिखे, अच्छे से लिख रहे थे वो सब। उसके बाद 4th स्टार्ट किए, 4th क्वेश्चन में 1 घंटा हो गया था, तो फिर 2 घंटा बचा था, और पूरा मतलब 21 मार्क्स का ही लिखे थे हम, 130 मार्क्स बचा हुआ था। तो फिर क्या किया, खोटा में सबसे अच्छा डिफरेंस यही क्रिएट करता है, लास्ट हम क्वेश्चन वाइज पेज छोड़ दिए सबसे पहले सारा, लास्ट में गए संक्षेपण, जो भी वो 10-10 मार्क्स वाला है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको 10 में से 9 नंबर। खोटा में मार्क्स आने का मेन रीज़न यही है, वो पूछ दिया आपको कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में दे दिया, उसको खोटा में अनुवाद करना है, सीधे आ जाएगा। खोटा में कॉम्प्रिहेंशन दिया, उसका 3 क्वेश्चन पूछा है, वो लिख दिए 10 नंबर, तो वो सब में 9 नंबर आराम से आ जाए। उसमें काटने का कहीं स्कोप नहीं, 10 भी दे सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो वो लिखे, फिर निबंध था, 2 निबंध लिख दिए। उसके बाद वापस आए, तो हम मेन क्या किए थे खोटा में कि जितना ऑथर है ना, और उसके उन लोगों का जितना बुक है, नाटक उपन्यास ये सब जो है सारा लिख के उसका ईयर सबका लिख लिए थे, कि फैक्चुअल एरर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, फैक्चुअल एरर नहीं करना है। बाकी पता चल जाता है इतना पढ़ के कि, और हम लोग का है कि खोटा स्पेसिफिकली पढ़ना नहीं है ना, खोटा ही लैंग्वेज है, मदर टंग खोटा है, तो क्या है कि फिर बना के लिख सकते हैं उसको। सबका पता है डा है, तो थोड़ा सा उसका बस देख लिया था कि डा इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है। और मेन चीज़ क्या होता है, पढ़ लिया पूरा, आप पूरा श्रीनिवास पानूरी का पूरा पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको वही मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईयर ही नहीं पता है कब लिखा था, तिथ की पत्रिका कब छपा था, यही नहीं पता है। तो इस टाइप का फैक्चुअल एरर जो है ना, फैक्ट्स वाला पार्ट पूरा याद रखिए, और वहाँ पे खोटा में दिक्कत नहीं होगा आंसर लिखने में।
और लास्ट में बस हम ये किए थे, मेरा क्वेश्चन एक भी नहीं छूटा था, क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है मार्क्स लाने का। मेंस से ही सिलेक्शन आप लोग, इसलिए अभी पूरा मेंस पे ही फोकस कीजिए। झारखंड वाला पार्ट है वो हो जाएगा, फॉर्म आने के बाद भी स्टार्ट कीजिए, आराम से झारखंड वाला पार्ट हो जाएगा। इंडिया में जो पीटी स्पेसिफिक में क्या है कि जो वो सब है ना मिसलेनियस वाला पार्ट, उसमें दिया है आपका जैसे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये पार्ट आपको मेंस में काम आएगा बहुत ज़्यादा। इसको एकदम अच्छे से करना है, 40-40 आंसर का क्वेश्चन बनाना है इसमें, 40-40 पेज का आंसर इसमें ऐसे बनाना है कि मेंस में केवल पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट पूछ सकता है, और इस पर आपका 4 मार्क्स का। जैसे पीटी में तो नॉर्मली वैसे पूछ सकता है कि कमेटी कौन सा था, तेंदुलकर कमेटी है, दांडेकर एंड रथ है, ये इस टाइप का पूछ सकता है। तो उस टाइप से आप हाँ सुरेश तेंदुलकर है, तो उस टाइप का बनाना है। और अनएम्प्लॉयमेंट में आपका जैसे वो सब होता है, इनइक्वालिटी है, गिनीज कोफिशिएंट है, वो सब है ना, कर्व है, हाँ, तो वो सब, और ये वाला कर्व और ये वाला एक कर्व जो होता है, ये वाला बना के जाना है ना। तो इस पर आप पूरा, हम इस पर पूरा बना लिए थे, मेरा पूरा मतलब 8-8 पेज का इस टाइप का नोट्स बना हुआ था। और पूरा मेन स्पेसिफिक यही है कि एक एक टॉपिक जो दिया है ना उस पर काम करना शुरू कीजिए, हर टॉपिक के ऊपर। इतना डिटेल सिलेबस किसी का नहीं है, ना बिहार में है, ना यूपी में है, कहीं नहीं है, तो उसके हिसाब से कीजिए। और पूछेगा और कुछ पूछना है तो। झारखंड कैसे किए? झारखंड में तो हम नॉर्मली वैसे हम एक बुक स्पेसिफिकली मतलब जिसमें प्रीवियस ईयर मिल जाए और इस टाइप का तो हम ढूंढ रहे थे, तो हमको मिला प्रयोजन वाला बुक मिला था। प्रयोजन पब्लिकेशन का जो बुक आता है ना, इसको हम 3-4 बार 5 बार कर लिए थे इसी बुक से, मतलब मल्टीपल रिवीजन इसी का किए थे। और बाकी कुछ ऐसा क्या होता है, नागवंशी रूल और ये रूल, तो उसमें हम सर्च करके एक बुक मिला था, उसमें नागवंशी के ऊपर ही बुक है, 1931 का है। तो उसमें जितने रूलर्स कब आए हम ये वो इसलिए कर लिए थे कि थोड़ा क्रोनोलॉजी का दिक्कत रहता था, ये कब आया वो हर जगह अलग मिलता था सोर्स, कट पेस्ट रहता है बुक का तो लोग मिल नहीं पाता, तो उससे हम पूरा निकाल के अपना लिस्ट बना लिए थे कि कौन सा रूलर कब आया। मतलब इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये मंदिर कब बना, किसके टाइम पे क्या हुआ, उससे बाबर से लेके आपका पूरा फिर मुगल में कौन कौन आया, औरंगजेब आया, ये आया वो आया, उसके टाइम पे कौन था, दुर्जन साल को कौन लेके गया। तो क्या होता है, ये लोग क्रोनोलॉजिकल बहुत एरर करता है, तो हम उससे पूरा क्रोनोलॉजी निकाल लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या क्या कुछ ऐसा भी होता है कि बुक इसके कारण क्वेश्चन भी गलत हो गया था। एक गोंड और जो भील वाला क्वेश्चन आया था, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा ट्राइब का अलग दिया हुआ था, इसमें अलग दिया तो दोनों क्वेश्चन गलत हो गया था उसके कारण भी। तो थोड़ा सा चेक करते रहिए, फैक्ट रीचेक। और यहाँ पे थोड़ा वो तो रैंडमनेस तो रहता ही आंसर में, 4 क्वेश्चन का आंसर गलत था पीटी का, तो मेरा तो इसीलिए मेरे 129 था, उसके बाद फिर गलत हो गया क्वेश्चन, तो फिर 258 मार्क्स था, तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड लिस्ट में आया फिर नाम। तो वो 4 क्रिटिसिज्म वाला क्वेश्चन कैसे लिखना है, जैसे शेरशाह सूरी का आया था रचनात्मक उपलब्धि, हाँ उसको कैसे शुरू से लास्ट तक बताइए। शेरशाह सूरी वाला हम तो लिखे नहीं थे वो, लेकिन बता देते हैं। शेरशाह सूरी का क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट? शेरशाह सूरी की उपलब्धि और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। हाँ, उपलब्धि और योगदान 2 चीज़ ही पूछा है। देखिए लास्ट वाला जो जेपीएससी में हमको लगता है उतना मैटर नहीं करता है कि क्रिटिकली बोलता है या ये बोलता है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो सोचिए। आपको एक्सप्लेन भी बोल सकता था ना, तो भी आप क्या करते, कुछ और तो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन नहीं है। पहला बोला था उपलब्धि, है ना, उपलब्धि और क्या था, योगदान। तो इसमें आपको लिखना है कि उपलब्धि क्या क्या था सबसे पहले, तो कि शेरशाह सूरी का फिर आपको थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड देना होगा कि किस बैकग्राउंड से वो आए और क्या क्या अचीव किए, है ना। तो ये उपलब्धि में आ जाएगा, ये शेरशाह सूरी का अपना उपलब्धि है, कहाँ तक गए, कौन कौन सा युद्ध लड़े, बाबर के साथ था पहले, उसके बाद फिर हुमायूं के साथ था, हुमायूं को हरा दिए, फिर वो थ्रोन को कैप्चर कर लिए, ठीक है, ये था, ये तो उपलब्धि हो गया। फिर आपको योगदान लिखना है, तो योगदान में क्या लिखेगा, योगदान में जितना कौन कौन सा रिफॉर्म किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, है ना, तो वो लिखना है। जैसे लास्ट टाइम एक पूछा था मोहम्मद बिन तुगलक का पूछा था शायद, तो वो बस एक पॉइंट के ऊपर पूछ दिया था क्वेश्चन, है ना, तो वो योगदान ही है। मोहम्मद बिन तुगलक का वैसे क्वेश्चन बहुत कुछ बनाया जा सकता है कि बहुत उसका है, कराची एक्सपेरिमेंट है और टोकन करेंसी का है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो लेकिन मेन इसमें क्या पूछा था, योगदान। तो योगदान में तो है ही इसका रोड से रिलेटेड और गवर्नेंस से रिलेटेड और एग्रीकल्चर। क्रिटिसिज्म इसको करना ही नहीं है, क्रिटिकली एनालिसिस लिखा है ना,
क्रिटिसिज्म करने नहीं बोला है, क्रिटिकली का मतलब अलग होता है। हाँ, क्रिटिकली एग्जामिन करने बोला है, क्रिटिसाइज करने नहीं बोला है। वरना भी लिखता क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोला है। क्रिटिकली का मतलब है आलोचनात्मक तरीके से, मतलब उसका सिंपल सा मतलब है निष्पक्ष तरीके से, आपको किसी का फेवर नहीं लेना है। तो ये सब क्वेश्चन में वैसे भी नहीं लिया जा सकता है। औरंगजेब का पूछे तो फिर भी वो रहता है कि आजकल, लेकिन इसमें क्या है, आप उपलब्धि का अलग बनाइए। उपलब्धि शुरू में आप बता दीजिए, ठीक है, आंसर लिखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक पैरा में लिख दीजिए कि क्या क्या आप लिखने वाले हैं, और उसके बाद फिर उपलब्धि से स्टार्ट कीजिए और योगदान से स्टार्ट कीजिए। सेकंड पॉइंट, जैसे पैरा में लिखना है तो क्वेश्चन जो पूछा है ना और आप क्या लिखने वाले हैं उसको फर्स्ट पैरा में ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है। आपको आंसर पढ़ के वो स्टार्टिंग में ही पढ़े तो उसको पता चल जाना चाहिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं आंसर में। इंट्रो, हाँ इंट्रो में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इंट्रो में बिल्कुल ब्रीफ में मेंशन करना है। आपका 8 पेज का आंसर होगा तो आप एक पेज है इसका, आप इतना पार्ट में तो इंट्रो लिख ही सकते हैं 1/3 में, है ना। उसके बाद उसी को आप जैसे कौन कौन सा, इससे क्या होता है ना, लॉजिकल लगता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी रैंडम नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जब आता है उसके बाद 5 मिनट सोचिए कि इसमें क्या लिखना है। कंक्लूजन का जरूरत ही नहीं है, कंक्लूजन लिखना ही नहीं है। कंक्लूजन हमेशा वहां पे लिखा जाता है ना, या तो ओपिनियन हो, या तो आपसे ये पूछे कि इस फील्ड में फर्दर सजेशन, ठीक है, आपसे सजेशन मांगा जाए कि इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे फिर कंक्लूजन का है। कि जेपीएससी का तो मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 8 क्वेश्चन में कंक्लूजन का जरूरत ही नहीं है। कंक्लूजन वाला कंसेप्ट यहाँ पे बेकार है, कंक्लूजन का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा यूनिट है, क्या कंक्लूजन लिखिएगा, उसमें पूछा है ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्या कंक्लूजन लिखिएगा। ये सब क्वेश्चन में इंट्रो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर जो बॉडी जो है वही उसका आंसर होता है, मेन आंसर। इसमें कंक्लूजन चाहिए नहीं। मेन यूपीएससी के कारण ये होता है ना, यूपीएससी में ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आता है, तो कंक्लूजन मांगता है। जैसे उसमें पूछता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट विजयनगर एम्पायर, ये वो हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, तो उसमें आप ओपिनियन दे सकते हैं, कंक्लूजन लास्ट में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, तो देखे नहीं इनके इस टाइप का ओपिनियन टाइप का कहीं के कंक्लूजन मांगा, तो क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर है। वही है ना, सही आंसर उसका वही है जो पूछा है, बाकी तो फिर जो आता है वो लिखना ही है, कुछ नहीं पता है तो। जैसे कि मेंस में जो डायग्राम का यूज किया जाता है उसमें अगर हम ज़्यादा डायग्राम यूज करेंगे तो उससे प्रॉफिट, ज़्यादा डायग्राम यूज़ करते हैं तो जैसे कि लिखना है हड़प्पा सभ्यता बारे में, तो उसमें अगर हम डायग्राम से बताएं तो उससे प्रॉफिट नंबर कटने का नहीं ना, डायग्राम बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 पेज है तो हर पेज में मैप ही बना हुआ है। पीछे जो दया बाहर निकाल देंगे सीधे कान पकड़ के, मजाक बना रखा है तुम, एकदम बीच में बात नहीं करेगा, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं तुमको, तमाशा नहीं चल रहा इधर। देखिए क्या है, क्वेश्चन कहता है कि मैप बना सकते हैं, लेकिन मैप क्या है, उतना ही बनाना ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे क्या होता है ना, ज़्यादा इस टाइप का मेकअप टाइप लगेगा ना तो देखते हैं ना बहुत बेकार लगता है, वही है। तो इसमें इतना नहीं कर देना है कि लगे कि मैप ही मैप है, लग रहा है कि मैप का बुक खोल लिए हैं, इस टाइप का नहीं कर देना है। जितना ज़रूरत है उतना ही बनाना है। हाँ हाँ बनाए, लेकिन मैप बनाने के बाद भी उसके बारे में थोड़ा लिखिए। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सब कुछ लिख दिए, उसके बाद दिस इज गिवन इन दिस मैप, ऐसे करके थोड़ा सा कि दिस कैन बी रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली, ऐसे करके लिख दिए और फिर पिक्चर बना दिए उसका जो भी है। मैप तो जरूरी तो डायग्राम ही बनाना होता है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप बनाने के बाद थोड़ा सा उसको लिखे और बॉक्स में पूरा सब कुछ, जैसे बहुत सारा भी बना रहे हैं ना, बॉक्स में डालिए, बॉक्स में डालने का आदत डालिए। क्योंकि बहुत लोग क्या करता है, यहाँ पे डायग्राम बनाएगा, यहीं पे लिखेगा, ठीक है, तो थोड़ा अरे बहुत स्पेस मिला है, 48 पेज रहता है, इतना करने का क्या ज़रूरत है पेज बचाने का। तो उसको अच्छे से बनाइए, अच्छे से लिखिए, पूरा यूज़ कीजिए वहाँ पे। सर ये जेपीएससी में प्रॉब्लम ये हो रहा है, जैसे कोई टॉपिक उसको हम खत्म कर लिए, उसका कंटेंट निकाल लिए, बना लिए, उसको मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन ही नहीं मिलता है, या तो कोई मेंस देखिए, एक तो यहाँ पे ये है, आप जेपीएससी में से दिक्कत तो है ही, आपके पास सैंपल क्या है, केवल
7th का है और 6th का है। पहले तो एक ही था, अब यही सैंपल है। 6th वालों के लिए तो कुछ नहीं था, है ना। लेकिन असली मेन चीज़ क्या है ना, आपका सिलेक्शन किससे होगा। सिलेक्शन होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्राइटेरिया है वो क्या है, वो है आंसर राइटिंग। आप कैसा आंसर लिखते हैं मेंस में। नहीं, तो वही तो बता रहे, आप क्वेश्चन मिले या नहीं मिले वो हो सकता है सबके लिए सिमिलर हो, लेकिन आपका जिस बेसिस पे आपका इवोल्यूशन होगा वो किस पे होगा, आप क्या लिखे हैं वहाँ पे। आपको कितना आता है, आप 100 किताब पढ़ें, 10 किताब पढ़ें, 1 किताब पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ें, कोई मैटर नहीं करता है। आप वहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपना आंसर। क्योंकि इस बार भी लगभग 4500 लोग दिया, उसमें से आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो उसी समय आपको 200 में आना है या 100 के अंदर आना है। मतलब आपको आंसर ऐसा लिखना है, बाकी 4400 लोग से अच्छा आंसर लिखना है आपको। मेन क्राइटेरिया यही है सिलेक्शन का। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं इस लेवल पे, तो क्या होता है, जैसे इंटरव्यू में आप जाते हैं इस रीजन में, इसमें आपको जाना है, यहाँ से यहाँ तक सब लोग हैं, 802 लोग था यहाँ से यहाँ तक, है ना, जिनका मेंस क्लियर हुआ था। 252 में आना है आपको। अगर आप यहाँ पे हैं, आपको अच्छा नंबर भी देता है तो कितना दे देगा, 100 में 100 तो नहीं दे देगा, है ना। 70-80 अगर भी देता है तो भी हो सकता है कि आप यहीं पे पहुंच जाए, एकदम लास्ट रैंक पे रहे या बाहर ही हो जाए, बिल्कुल 1-2 नंबर से कट ऑफ के बाहर हो जाए। इस बार यूपीएससी का देखे होंगे, यूपीएससी का जो मेंस का कट ऑफ था ना और इंटरव्यू का जो फाइनल कट ऑफ आया, उसके बीच में कितना गैप है पता है, 208 मार्क्स का गैप है। 208 मतलब जिसका बस मेंस क्लियर हुआ होगा और जो खुश हो रहा होगा कि मेरा तो हो गया, अब इंटरव्यू देंगे और हो जाएगा, एवरेज मार्क्स भी आया तो हो जाएगा, उसको 208 नंबर लाना होगा, तब वो इसके कट ऑफ पे पहुंचेगा, फाइनल कट ऑफ पे। इंटरव्यू 275 का होता है। तो इस बार नंबर नहीं आया। मेरा दोस्त है, उसका 4th रैंक आया यूपीएससी में इस बार, उसका 170 है इंटरव्यू में, उसका मेंस में 860 मार्क्स है। वो 3 बार से मेंस लिख रहा था यूपीएससी का, उसका मेंस ही नहीं निकल रहा था। और उसका मेंस कैसे ऐसे नहीं निकल रहा था कि 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, उसका 120 नंबर का डिफरेंस रहता था मेंस के कट ऑफ में और उसके मेंस के मार्क्स में। मतलब 750 कट ऑफ है तो उसका 600 नंबर है, ऐसे डिफरेंस हो रहा था। वो क्या किया, आंसर राइटिंग पे काम किया बस। आंसर राइटिंग अगर आप अच्छा है तो ऐसे करना है, आंसर आपको ऐसे तैयार करना है लिखने का कि आपको इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहना है। इंटरव्यू आपका कितना भी खराब जाए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। वो तो रूल है ना कि आपको 14% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए इंटरव्यू का वेटेज, लेकिन झारखंड में 10% भी नहीं है, 10% भी कम है। मतलब 1050 में 100 नंबर है, मतलब कितना हुआ, 9 पॉइंट समथिंग हो गया, 9.9 ऐसे, है ना। तो आपका 91% मार्क्स आपका मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपको इसी पे करना है सब कुछ, और ये इतना रैंडम है। इस बार देख रहे होंगे किसी का 5 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, किसी का 20 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। 5 मिनट वालों को लग रहा है कि पता नहीं क्या वो लोग, मतलब हम अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएंगे। तो मेरा अजीता मैम के बोर्ड में था, तो अजीता भट्टाचार्य मैम का बोर्ड का ऐसे यहाँ पे बैठने का था, अंदर रूम था, इधर अमिताभ चौधरी सर का चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बैठ रहे थे, यहाँ पे अजीता मैम वाले बाहर बैठे हुए थे, जो नेक्स्ट एंट्री करना होता है। हम यहाँ पे बैठे आके, यहाँ से 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5, 6 आके बैठी यहाँ पे। 6 जिसको जाना था वो चली गई अंदर, यहाँ जो गया था वो बाहर नहीं निकला, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर वो बाहर निकला यहाँ से 6th के जाने के बाद। मतलब यहाँ से 6 लोग निकल गए, यहाँ से 1 नहीं निकला। वहाँ पे 4 मिनट 5 मिनट का ऐसे चल रहा है, यहाँ पे 20 मिनट 25 मिनट का चल रहा है। फिर जो निकला बाहर तो उसका पूरा पसीना पसीना है, गला चोक हो गया है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, पानी वानी पी रहा है पहले। तो फिर हम गए अंदर। तो फिर मेरा क्या था, इंटरव्यू मोस्टली क्या हुआ, जैसे सबसे पहले तो गए, अंदर जाने के बाद 3 लोग बैठे हुए थे। अजीता मैम सबसे कॉर्नर में थी, उसके बाद बीच में एक सर थे, यहाँ पे एक सर थे, वो मतलब उसमें है, अब झारखंड रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो, तो 87 बैच के IPS ऑफिसर थे। तो उनका फिर ऐसे चला, ये लोग तीनों ऐसे बैठे हुए थे। स्टार्ट हुआ मेरा, मैम इंट्रोडक्शन के लिए पूछी, ये सब पहले ही वो पूछी कि 10th आपका यहाँ से है, 12th आपका यहाँ से। फॉर्म हम भरे थे तो हम फॉर्म बिल्कुल कैजुअल भर दिए थे, स्कूल भी लिख दिए यहाँ पे, 10th का तो VCS हजारीबाग लिख दिए, 12th में DPS बोकारो लिख दिए, ऐसे लिख दिए थे, ठीक है। तो बोली कि VCS का फुल फॉर्म क्या है, तो बताया फिर वहाँ पे। तो इतना भी हम मतलब फॉर्म हम इस टाइप का भर दिए थे।
उसके बाद फिर वो पूछना शुरू की फिर एमटेक का है, तो एमटेक का मेंशन ही नहीं किए थे वहाँ पे बताए। तो फिर लिखी वहाँ पे कितना जीपीए आया था, कितना परसेंटेज था, ये सब लिखी। उसके बाद फिर स्टार्ट की क्वेश्चन पूछना। तो इनका तो बिल्कुल फिर हॉबी पे आया, तो हॉबी मेरा 4 था, 4 हॉबी था, और मेरा हॉबी ऐसा है कि बिल्कुल जेन्युइन हॉबी है। तो बताया, तो मेरा पूरा इंटरव्यू फिर हॉबी पे चला। ये जो सेकंड मेंबर थे ये फिर फार्म लॉ पे थोड़ा कंट्रोवर्सियल क्रिएट किए, और फिर ये सब कंट्रोवर्सी पे ही आ रहे थे वो, कि आपको क्या लगता है, आप एमटेक करके आए आईआईटी खड़गपुर से, आपको प्राइवेट रिसर्च में जाना चाहिए था, या तो आपको उधर जाना चाहिए था, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए था, आप यहाँ पे आएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मन नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है यूपीएससी का, सबसे पूछा जाता है। जो भी आईआईटी ग्रेजुएट हो या इस टाइप का हो, टेक्निकल से आया या फिर जॉब करके आया, उन लोग से ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। इसका घिसा पीटा आंसर होता है ये सब का, ठीक है। ये सर जो थे ये पूरा हॉबी पे आ गए। मेरा मेडिटेशन का था, तो पूरा डायनेमिक मेडिटेशन क्या है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या है, कौन स्टार्ट किया, विपासना मेडिटेशन क्या है, तो ये सब से फैक्चुअल पूछ रहे थे। मेरे से भी पूरा फैक्चुअल पूछे, मेरे से कम 15 से 20 क्वेश्चन ये पूछे फैक्चुअल। और ऐसा था कि सब का आंसर आता था हमको, तो ठीक चला गया था इंटरव्यू। गाना गाने लग गए पुराना, किस मूवी का है, कौन हीरो है, बैक टू बैक गा रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर हम बता दिए पहला, तो फिर सेकंड गाना स्टार्ट कर। ऐसे नहीं गा रहे थे कि पूरा एक लाइन गा रहे, पूरा 3-4 लाइन गा रहे थे पूरा वहाँ पे। तो मैम अजीता मैम थी, वो भी हंस रही थी। तो और उनका गाने से मतलब पता चल गया था कि तेलुगु है वो, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर सारा इंटरव्यू चला, बुक के ऊपर पूछने लगे। मैम जो थी वो क्या था कि देखिए, हाँ वो जो भी हो, तो मैम जो थी वो फिर थोड़ा भगवत गीता पे ऊपर, वेद के ऊपर ये सब पूछने लगी थी। तो वहाँ पे कुछ भी चेक होता है इंटरव्यू में, ठीक है। अमिताभ चौधरी सर का एक निकला था, सबसे पहला जो गया था वो तुरंत निकल गया आके, बाकी लोग निकला नहीं, तो हम लोग नीचे थे। तो उससे क्या पूछे, उसका क्रिकेट हॉबी था, ठीक है। वो हॉबी में क्रिकेट डाला था, हॉबी तो जो भी होगा। और अमिताभ चौधरी सर क्या हैं, बीसीसीआई में रह चुके हैं हर जगह। झारखंड वाला जो है स्टेडियम, उसमें 2 ही स्टैंड है, महेंद्र सिंह धोनी स्टैंड, अमिताभ चौधरी स्टैंड। तो वो पूछे किस लेवल पे खेलते हो, तो बोलता है सर गली क्रिकेट खेलते हैं। तो फिर अब थोड़ा वही मूड ऑफ हो ही गया होगा, हॉबी में लिखा है। तो फिर उससे पूछे कि लेग स्पिन क्या है, ऑफ स्पिन क्या है, जो भी बताया। बोले ठीक है जाओ, क्या इवैल्यूएशन होगा इसमें पर्सनैलिटी का। तो इंटरव्यू बहुत ही रैंडम है, आप इंटरव्यू का सोचिए ही मत कुछ भी। जब आए उस टाइम पे हॉबी, अपना हॉबी है तो सही है, नहीं तो जेन्युइन रहिए वहाँ पे। तो जिन लोगों का हॉबी नहीं था और वो लोग बना के गया था, जैसे बहुत मैक्सिमम लोग कुकिंग हॉबी बना रहा था यहाँ पे, सब लोग कुकिंग बोल दे रहा था। तो क्या बनाते हो, कोई ट्रैवलिंग लिख दी थी, तो कहाँ घूमे हो, तो ताजमहल। तो ये ट्रैवलिंग हॉबी थोड़ी ना हुआ, हॉबी डालना तो कंपल्सरी नहीं ना, डालना ही नहीं होता है। यूपीएससी टाइप का यहाँ पे फॉर्म है ही नहीं भरने का, डेफ मेंशन करना ही नहीं होता है हॉबी, वहाँ पे पूछते हैं। सब हॉबी को डिफाइन करिए। हॉबी को डिफाइन यूपीएससी कैसे करता है वो देखिए। हॉबी जो है ना, जेन्युइन इंटरेस्ट जिसमें आप डेप्थ के साथ आपको नॉलेज है, ये यूपीएससी का। आप यूपीएससी का इंटरव्यू का पेज देखिएगा, उसमें 7 पॉइंट लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट में क्या देखा जाता है, ठीक है। यूपीएससी का सिलेबस निकालिए ना, तो उसमें पीटी का सिलेबस दिया है, मेंस का सिलेबस दिया है, एसए के बारे में भी दिया है और इंटरव्यू के बारे में दिया है, ठीक है। तो अगर पीडीएफ है तो यूपीएससी का सिलेबस में देखिए, उसमें लिखता है कि डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, यही समझने के लिए काफ़ी है। डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अब मेरा क्या था, मेरा हॉबी पूछी तो सबसे पहले बताए थे मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन का मतलब केवल यही नहीं होता है कि बैठ गए 5 मिनट या फिर ध्यान लगा दिए, ये लगा दिए। मेडिटेशन में फिर सब कुछ आ गया कि कितने तरह का मेडिटेशन है, मेडिटेशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या है, फिर इसलिए पूरा फिलोसॉफिकल भी जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। हम रेडी थे, हम डेली मेडिटेशन भी करते हैं, ओशो को हम 3-4 घंटा डेली पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा बहुत कुछ किया है। तो और मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ, ओशो सबसे पहले वो पूछे मेडिटेशन पे आए, तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले पूछे कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को कौन वर्ल्ड में फेमस किया है, तो हम बता दिए महेश योगी किए, उनके बारे में फिर कुछ पूछे। फिर बोले ओशो का ओरिजिनल नाम क्या है, वो बता दिए। फिर बोले ओशो का कौन सा मेडिटेशन है सबसे फेमस। ओशो का टोटल 112 मेडिटेशन दिया हुआ है,
बोले सबसे फेमस कौन सा है, तो हम बता दिए डायनेमिक मेडिटेशन है, सक्रिय ध्यान बोलते हैं उसको हिंदी में, वो है। फिर वो विपासना पे आए कि विपासना मेडिटेशन क्या है, तो वो पूछना चाहते हैं कि इंडिया में कौन फेमस किया, लेकिन फिर हम उनको पूरा बता दिए कि ये बहुत ही पुराना मेथड है, फिर लुप्त हो गया था। भगवान बुद्ध जो है आज से 2500 साल पहले इसको फिर से रिवाइव किए, फिर हर जगह लुप्त हो गया, लेकिन भूटान में और इधर ये जो बर्मा वाला रीजन जो है ना, म्यांमार में अभी भी वो गुरु शिष्य परंपरा से कंटिन्यू कर रहा है। तो वहीं पे फिर सत्यनारायण गोयनका थे, वो 1960s में इसको इंडिया में फेमस किए। जो अभी विपासना का सारा चलता है ना, वो इनका किया हुआ है। तो ऐसे आपका इस तरह का डेप्थ रहेगा। सेकंड हम बोले थे मूवी देखना, थर्ड बोले पुराना गाना सुनना। तो मूवी का मेरा ऐसा है कि हम सारा मूवी ऐसे IMDb लिस्ट वाइज देखें। किसी का भी मूवी देखते थे, अगर देवानंद का मूवी देख रहे हैं तो उसका फर्स्ट मूवी 1946 में आया था, आखिरी 2011 में आया था। तो हम पूरा लाइन से सारा लिस्ट वाइज देखते थे। और बीच में कोई जैसे 1955 में एक मूवी था CID, वो बहुत ही अच्छा था, तो फिर उसका डायरेक्टर निकाले कौन है, फिर डायरेक्टर का सारा मूवी देखे। कॉलेज में ये सब बहुत किए थे, पूरा कॉलेज में तो इतना मेरा वो हो गया। तो क्वेश्चन भी इसी पे आया मेरा। गाना गाए वो राज कपूर का तीसरी कसम का पिक्चर था कि हीरो कौन है, ये कौन है, फिर गा रहे दिल के अरमा आंसू में बह गए, किस मूवी का है, कौन सिंगर है, इस टाइप का चल रहा था। तो हॉबी अगर जेन्युइन है तो सही है। अगर आप हॉबी डाल दिए और फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे और आप नहीं बताए, फिर मेरा बुक पे था, बुक पे मैम पूछी किस कौन सा बुक पढ़ते हो, वो बताए। फिर सर पूछने लगे, सिंपल सा बुक पूछे कि कौन सा बुक, शिव खेड़ा का सबसे फेमस बुक कौन सा है, वो बुक हम 6th क्लास में पढ़े थे, काम आ गया। तो इंटरव्यू इसलिए है कि आप सारा फोकस आपका मेंस पे होना चाहिए, और मेंस का मतलब है आंसर राइटिंग, ठीक है। इस पे फोकस कीजिए, इसमें इतना कीजिए कि आपको ज़रूरत नहीं पड़े इंटरव्यू के मार्क्स का। अगर आपको 40 मार्क्स भी मिलता है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो सारा फोकस मेंस पे करना है, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि आप इतना मेहनत करके गए हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं। मेंस का सारा मेहनत है वो दिखेगा वहाँ पे कि मेहनत करके आया है। तो जितना फोकस है सारा अभी लगा दीजिए। अभी का जो पीरियड है, यहाँ से लेके नोटिफिकेशन आने तक का, आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उसके बाद आपको केवल PT का पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब PT इतना कॉम्पिटिटिव होने वाला है। 11th का, 10th का आपको पता ही हुआ, 7 to 10th का क्या था, डेटा पता है ना, कितना लोग दिया था? हाँ, हाँ, मतलब JPSC का जो रिजल्ट वाला खोलिएगा ना, तो उसी में वो खुद बता दिया है 2,49,000, मतलब 2.49 लाख लोग दिया था, लगभग 2.5 लाख लोग, है ना, इतना लोग दिया था PT। और इसमें से जितना सेलेक्ट हुआ है 252 में, 200 से अधिक लोग ऐसा है जो UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है सीरियसली। तो मेंस में आपका कंपटीशन किससे होगा? जो UPSC में प्रिपेयर कर रहा है सीरियसली। बहुत लोग हैं, इस बार फिर से मेंस PT निकला है, मेंस लिख रहा है फिर से, 19th रैंक है वो। अभी इंटरव्यू में उसका 11 मार्क्स से मिस हुआ था, इंटरव्यू दिया है इस बार UPSC का। बहुत लोग हैं जो पहले दे चुका है, बहुत लोग हैं जो इस बार अटेम्प्ट नहीं दिया है JPSC के लिए। तो वो पूरा फोकस कहाँ पड़ेगा? उन लोगों को पता है ना कि आंसर राइटिंग करना है। तो आपको ये देखना है कि आपका कंपटीशन मेंस में किससे होने वाला है। PT में देखिए, PT में आपका कट ऑफ जितना था, मान लीजिए 260 आ रहा है या फिर 360 आ रहा है, मैटर नहीं करता है। लेकिन PT को लाइटली नहीं लेना है, इसलिए जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप मेंस के लिए पढ़ नहीं सकते हैं। फिर आपको PT ही पढ़ना है। PT में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, ताकि PT के बाद आपको एक दिन भी सोचना नहीं पड़े कि कितना नंबर आएगा, क्या आएगा, है ना। PT ऐसा होना चाहिए कि निकल रहा है, तो आप मेंस के लिए कूल माइंड से पढ़ पाइएगा। तो अभी का टाइम ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए, अभी का टाइम ये सोचिए कि मेंस का कितना टॉपिक मेरा क्लियर है। अगर नोटिफिकेशन आता है उस दिन, अगर मेरा मेंस हो तो मेरा क्लियर है, तैयार है या नहीं। तो अभी पूरा मेंस का पूरा कीजिए। और फिर PT से मेंस के बीच में, PT होने के बाद और मेंस होने के बाद, इसमें आपको पूरा काम वो करना है जो आप एग्जाम में करेंगे। पहले इस बार एक और भी डिफरेंस हो गया, पहले 6 पेपर होता था, हर दिन अलग अलग होता था। इस बार क्या हुआ? एक ही दिन हुआ। और आपको एक दिन में कितना लिखना है? 18 आवर्स, है ना, 18 घंटा लिखना है आपको, मतलब 6 घंटा लिखना है। तो आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए, प्रैक्टिस, कि 6 घंटे का बैठने का डेली विथ, इसमें क्या है, अब ऐसा नहीं कि 3 घंटा बैठे तो 2 घंटा पढ़े, वो वाला नहीं। 6 घंटा बिल्कुल प्रोडक्टिव 100% कंसंट्रेशन के साथ, वो आपको हैबिट क्रिएट करना पड़ेगा अभी से मेंस के लिए, ठीक है।
तो फिर वहाँ पे बहुत ईजी रहेगा करना। 6 घंटा अगर बैठने का हैबिट है तो उस पर ध्यान दीजिए और पूरा फोकस मेंस पे कीजिए। एक एक टॉपिक बनाइए। आंसर राइटिंग जो आप पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो टॉपिक है ना वही क्वेश्चन है यूपीएससी का। जेपीएससी का जो टॉपिक है वही क्वेश्चन है। अगर आपको यूपीएससी पे उससे रिलेटेड कुछ मिलता है तो आंसर पढ़िए आप, लेकिन वो आंसर आप पढ़ने से आपको जेपीएससी में इसलिए फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे वो लोग 2 पेज में लिख रहा है और वहाँ पे उन लोगों को 20 क्वेश्चन लिखना होता है। तो उसका मेंटल कंडीशन ऐसा होता है ना कि वहाँ पे पूरा माइंड ब्लैंक रहता है यूपीएससी में। 20 क्वेश्चन लिखना, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। समझ, इतना टाइम है यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन मतलब 180 मिनट से आप अगर 20 मिनट आप सोचने में ही लगाते हैं तो आपके पास कितना बचा है? 160। मतलब एक आंसर लिखने के लिए आपके पास 40 मिनट है। यूपीएससी में कितना होता है? 8 मिनट। यहाँ तो 8 मिनट आप सोच सकते हैं कि क्या लिखना है, वहाँ पे 1 मिनट का भी टाइम नहीं है सोचने के लिए। ज़्यादा अगर सोचे तो फिर क्वेश्चन छूटा। क्वेश्चन छूटने का मतलब है सिलेक्शन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन लिखना है, तो आप थोड़ा एस्से का पढ़िए और आंसर जानते हैं। जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं ना, कोई अच्छा बुक है तो उसका इंट्रो जो प्रीफेस वाला पार्ट होता है ना, इंट्रो कोई लिखा है, फॉरवर्ड कोई लिखा है, वो पढ़िए। वो देखिए, क्योंकि कोई बुक होता है तो उसको कैसे लिखता है, वो 2 पेज का रहता है, 3 पेज का रहता है, वो पढ़िए। वो पूरा बुक का समरी या कुछ इस टाइप का रहता है वो लोग, अच्छे ऑथर का, जैसे नानी पालखी वाला का कुछ हो गया, इस टाइप का हो गया, तो उससे आपको GS 2 में बहुत मदद मिलेगा। पालखी वाला का अगर आप पढ़िएगा, पालखी वाला कौन था पता ही होगा, केशवानंद भारती, ये सब केस सुने होंगे सब लोग, गोलकनाथ केस, मिनरवा मिल्स केस, सब में पालखी वाला ही था लॉयर। ठीक है, तो पढ़िएगा तो बहुत कुछ मिलेगा कि आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वो आपको GS 2 में मदद मिलेगा क्योंकि कोर्ट आपको हर चीज़ को अथॉरिटेटिव रखना है। ठीक है, आप ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, आपको डेटा के साथ बैक करना पड़ेगा। GS 3 में तो GS 3 में आप नीति आयोग का एक ही रिपोर्ट है, उसका डेटा ले लीजिए, 30-40 तैयार कर लीजिए उससे डेटा, अलग अलग जो टॉपिक है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कुछ भी है, तो उस पर आप अपना पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब पे आप अपना बना लीजिए। सेकंड क्या कीजिए, आपको अभी क्या होगा, अभी अगर जिस स्पीड से चलाइए तो मार्च 2023 तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए अभी नोटिफिकेशन आता है, सितंबर में एग्ज़ाम होता है और उसके हिसाब से अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर या जनवरी में मेंस हो जाएगा और तुरंत इंटरव्यू हो जाएगा, फिर मार्च तक वो हो जाएगा, जो जैसा गवर्नमेंट का वो चल रहा है। क्योंकि ये लोग टारगेट दिया था कि दिसंबर तक करना है, तो दिसंबर तो पॉसिबल है नहीं, तो मार्च 23 तक। तो इतना फास्ट चल रहा है तो समझिए एक तरह से लकी भी है और एक तरह से कंपटीशन बढ़ने वाला, क्योंकि मेरा बहुत सारा दोस्त लोग जो दिल्ली में तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, IIT वाला हो गया या फिर DPS वाला हो गया, वो लोग क्या करता है, वो लोग पहले भरोसा नहीं होता था, हमको भी भरोसा नहीं था कि 4-4 साल में एग्जाम हो रहा है। मेरे भैया भी 6th वाला मेंस लिखे थे, फिर ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ ना कुछ चलते रहता था, तो इसलिए हम सीरियसली लिए नहीं थे झारखंड को। लेकिन इतना फास्ट हो गया है, फास्ट होने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है और इसके कारण कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे बिहार का पहले क्या होता था ना, 52nd to 55th, 59 to 62, मतलब 4-4 साल 5-5 साल में हो रहा है, कोई सीरियसली नहीं देता था। फिर क्या कर दिया, 64, 65, 66, इसके पहले 63rd भी था। तो लाइन से जब लेने लग गया ना तो सब लोग सोचा कि BPSC बहुत बढ़िया है ना, पूरा माहौल बन गया था। अब 2 साल से ऐसा हो रहा है, 66 में भी पेपर लीक हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, इस बार तो पूरा वही हो गया। तो ये चीज़ सोचिए कि झारखंड में जब 251 दिन में रिजल्ट, 251 दिन में रिजल्ट होने का मतलब क्या पता है, CM जो हर जगह बोल रहे हैं 251 दिन में हो गया, 251 दिन में हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या, इतना फास्ट यूपीएससी का भी रिजल्ट नहीं होता है। मेरा दोस्त था यूपीएससी वाला जो है, उसका जनवरी में मेंस हुआ था। ठीक है, 3 एग्जाम्पल देंगे आपको, एक तो यूपीएससी का हो गया, एक मेरा साथ में था वहाँ पे उड़ीसा का था, वो भी जनवरी में उड़ीसा PSC का मेंस दे के आया। ठीक है, और JPSC का मेंस हुआ कब, मार्च में, हाँ 11, 12, 13 को हुआ मेंस। ठीक है, तो इसका मार्च में मेंस हुआ। जो मेरा दोस्त था उसका 23 मई को इंटरव्यू था, 23 मई। ठीक है, मेरा सबसे लास्ट डे था 16 मई को था। मार्च में होने के बाद, जनवरी होने के बाद इसका 23 मई को था, मार्च होने के बाद ये 16 मई को था। और उड़ीसा वाला जो मेंस देके आया उसका अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, अब इससे समझिए कि क्या आता है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कैंडिडेट जो तैयारी करे उसको क्या चाहिए भाई, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। सब प्रिपरेशन में लगा हुआ है 2 साल से 4 साल से, कोई 5th का भी दिए हैं, 6th का भी दिए हैं, तो ये लोग लगे हुए, तो वो लोग चाहते हैं जितना फास्ट हो उतना होता है। जब 20 दिन का टाइम मिला तो हम क्या है, जब रिजल्ट नहीं आया तो हम पढ़ नहीं रहे थे, हम अपना लॉ पढ़ रहे, IPC CRPC में लगे हुए थे। अचानक से 20 दिन का आया, बहुत लोग सोचा कि एक और लड़का था वो देने नहीं आया मेंस, लॉ फैकल्टी में था वो, उसका भी 20 दिन वाले में रिजल्ट आया था, वो देने नहीं आया कि कुछ तैयारी नहीं है। हम उसको बोले एग्ज़ाम तो दे दो, एग्ज़ाम देने नहीं आया।
3 दिन मेरा उधर ही दिल्ली में निकल गया। 17 दिन का टाइम था, हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करना था। हम यूपीएससी का हिंदी लिटरेचर किए हुए ऑप्शनल, और मेरे पापा हिंदी के प्रोफेसर है, हिंदी का मेरा बैकग्राउंड है, सब कुछ है। लेकिन हमको बताया बहुत लोग, भैया भी बताए कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे 6th में, उनका 30 मार्क्स आया था। हमको उससे ज़्यादा तो नहीं आता, हम खोटा ले लिए। 4 दिन में किए खोटा, 17 दिन में 4 दिन खोटा किए और सीधे हम एग्ज़ाम में ही लिखे। बाकी जीएस का केवल आंसर बनाए, कैसे लिखना है, ठीक है। एक जो मेरा सारा तीनों पेपर अच्छा हुआ था जीएस का, साइंस वाले में वही विटामिन वाला जो क्वेश्चन था वो हम इग्नोर करके चले गए थे। तो हम अमीनो एसिड वाला लिख दिए थे, लेकिन सही आंसर नहीं लिखे। हम पूरा डीएनए रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा था। हमको लगा इवोल्यूशन पे आएगा, जो लास्ट वाला टॉपिक है ना साइंस का, वो इवोल्यूशन और इससे रिलेटेड है। तो मेरा एंथ्रोपोलॉजी का बैकग्राउंड, तो हम सोचे पूरा लिख देंगे वो सब, पूरा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, होमोसेपियंस कैसे इवॉल्व, वो सब लिख देंगे। आया ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे मतलब अगर अभी हम इंप्रूव करते, कल कुछ लोग इंटरव्यू दिए थे, वो लोग मिले वहाँ पे, उनका नहीं हुआ था, बोलते क्या करें हम लोग, कैसे करें। हम उनको यही बोले, आप लोग अभी सिलेक्शन हो जाता तो आप लोग क्या सजेस्ट करते, अगर मेरा नहीं होता तो हम क्या करते। हम यही करते कि कौन कौन सा पार्ट हम छोड़े थे, अभी हम उसको कवर करते। बाकी सब तो मेरा बना हुआ था, तो सारा पार्ट्स का हम नोट्स तैयार करते, और अभी केवल आपको सारा पॉइंट बनाना है, ताकि उस समय मेहनत नहीं करना पड़े। उस समय आपको केवल आंसर राइटिंग करना है पहला तो, और दूसरा आपको सिनॉप्सिस बनाना है। हम आंसर राइटिंग में नहीं कर पाते क्योंकि 17 दिन का हम कुछ नहीं किए थे, कहीं ज्वाइन नहीं किए थे, आंसर हम सीधे वहीं लिखे थे। लेकिन हम खोटा 4 दिन, उसका बताया ना क्या किए थे हम, ऑथर वाइज पूरा बना के कब कौन सा लिखा है और ऐसे बना के कि, और पैटर्न जो क्वेश्चन जिस तरह का आता है, जैसे संक्षेपण है, वो सब तो आना ही है। तो वो सब के लिए तैयारी थोड़ी ना करना है अगर आपको खोटा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक चीज़ ये है, हम सबसे पहले क्या किए थे, ग्रामर पढ़े थे। व्याकरण जो है ना, इसको पढ़ने से क्या होगा, आपका क्या फ़ायदा है। सबसे पहला तो ये है कि डायरेक्ट व्याकरण से क्वेश्चन आता है, संज्ञा सर्वनाम पे 7-7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे आप समझिए कि 14 मिनिमम 14 मार्क्स और 21 मार्क्स तक 3 क्वेश्चन आ सकता है व्याकरण पढ़ने से। तो सबसे पहला बेनिफिट तो इसका यही है। सेकंड ये है कि इससे आपको अगर हिंदी लिखना आता है तो आपको व्याकरण पता है, तो आप खोटा लिखना सीख जाइएगा। तो हम व्याकरण बस अच्छे से कर लिए थे, ठीक है। और इसका व्याकरण कुछ है ही नहीं, हिंदी का जो व्याकरण है वही है इसमें, ठीक है। कुछ क्या होता है, टर्मिनोलॉजी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 टर्मिनोलॉजी होगा, उसी को आपको यूज़ करना है। वो आप लिख दे तो लगेगा कि हाँ खोटा जानता है। खोटा में ज़्यादा कुछ है ही कहाँ, कुछ है वो सब याद कर लीजिए। व्यक्तिवाचक है तो बेगैतवाचक लिखता है, ऐसे मतलब वो सब होता ही है, ठीक है, और पता ही है। तो बेगैत भी लिखता है, कहीं बेकैत भी लिखता है, ऐसे ऐसे लिखता है, तो वो सब क्या है, वही किया था। उसके बाद सारा जो हम मेन था, ये किसी ऑथर का भी क्वेश्चन पूछेगा। 21 नंबर का तो यही हो गया। लास्ट में 10-10 नंबर का तो आपका वो आएगा, संक्षेपण, कॉम्प्रिहेंशन एक आ जाएगा, एक हिंदी टू खोटा का आ जाएगा, निबंध का आ जाएगा, 2 निबंध लिखना होता है, ये आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है। आपका जीएस पढ़ा हुआ है, वो सब ऐसे किस पे आता है, 1 वाला आ गया था इस बार, इस टाइप का आ गया, तो वो सब आप बना के लिख सकते हैं अगर आपका व्याकरण ठीक है तो 21 नंबर का तो उधर, 30 नंबर का इधर, मतलब आपका 50 to 60 मार्क्स बस एक टॉपिक से हो रहा है अगर आपको व्याकरण आता है तो, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका नाटक और ये सब जो पूरा साहित्य है, इसमें बोलता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य, 2 चीज़ है। भाषा से आपको क्या हो गया, आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं, संक्षेपण लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लिख सकते हैं, जो व्याकरण आ गया वो लिख सकते हैं ना। तो इससे आपका लगभग 60 मार्क्स हो गया, या फिर 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 60 नंबर तो कहीं नहीं जा रहा है। और ये पूरा ये क्या है, इसमें आपको 60 का अगर आता है तो 60 में आप 55 नंबर ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। साहित्य जो है, अगर इससे मान लीजिए 80 to 90 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 90 मार्क्स का आता है, आपको कितना लाना है, आप यहाँ पे 55 भी लाते हैं, 65 भी लाते हैं, तो आपका 110-120 नंबर बन जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा। जो खोटा में पीएचडी भी कर लिया होगा उसका भी नहीं आएगा इतना, आप बस इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। साहित्य के लिए, साहित्य अगर पढ़ें तो बहुत बढ़िया है, वो तो टाइम है, तो अभी पढ़ने का टाइम है, अभी कर सकते हैं, पढ़िए। हम क्या किए, जितना ऑथर दिया, 10-11 ऑथर दिया है, सबका श्रीनिवास पानूरी हैं अगर, तो उनका फिर हम नाटक कौन सा लिखे हैं, उपन्यास कौन सा लिखे हैं, कविता कौन सा है, गद्य कौन सा, एक जाए तो उस टाइप का हम बना लिए थे, सबका ईयर के साथ, ताकि क्रोनोलॉजिकल एरर नहीं होना चाहिए, फैक्चुअल एरर नहीं होना चाहिए, ये हम बना लिए थे। आप पूरा पढ़ लिए हैं,
अजगर पूरा पढ़ लिए हैं, आपको पता ही नहीं है कि लिखा कब गया है। तो जो नहीं पढ़ा है, जिसको बस इतना ही पता है अजगर कब लिखा गया और आप पूरा अजगर पढ़े हुए हैं, नंबर उसका ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये किए थे, तो ऐसे ही तैयार किए थे हम खोटा मोरलेस। अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो, और मेरा क्या था, थोड़ा हिंदी साहित्य का थोड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो वो काम आया थोड़ा सा इधर। सर ये जैसे क्वेश्चन जो देख रहे हैं पैटर्न है, यदि करंट में जो इवेंट चल रहा है उसको कोट करें या उसको एज एग्जांपल। हाँ, वो सब तो करना ही है। मेन आपको वही काम करना है जो हम बोल रहे हैं ना, कि आपको 4500 में टॉप 100 में आना है मेंस में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको आंसर राइटिंग तो सब करेगा ना, तो आपको क्या करना है? वैल्यू एडिशन। आंसर राइटिंग में क्या करना है? वैल्यू एडिशन। आप वैसे उस टाइप से पढ़िएगा ना। एक तो होता है कि आप सीधे पढ़ रहे हैं, एक होता है कि आप टॉपिक देखे, सर्च किए, उस पर बनाए। तो ऐसे बनाइए। विजन पे आपको 1000 चीज़ मिलेगा, लेकिन आपको जेपीएससी के काम का कितना चीज़ मिलेगा? 10 चीज़ मिलेगा, 20 चीज़ मिल जाएगा। लेकिन जो 10 चीज़ें उसी को आप डिटेल में पढ़े, तो आप उतना टाइम जो विजन में लगाइएगा पढ़ने में, उस टाइम में आपका पूरा एक पेपर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मेंस 365 पढ़ते हैं या विजन का मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, उतना यहाँ पे चाहिए ही नहीं वो सब चीज़। यूपीएससी वाले लोग के लिए भी हम यही बोले थे उन लोग। अभी मेरा एक दोस्त लिख रहा है, तो वो भी बोल रहा था कि मेंस फ़ायदा नहीं है उसका। आप टॉपिक देखिए, मेन क्या करता है ना। आज हम जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का क्लास ले रहे थे, तो इंटरनल सिक्योरिटी से 60 से 70 नंबर का क्वेश्चन आता है मेंस में, जीएस पेपर 3 में। ठीक है, इसमें क्या है, ये सब छोड़ देता है लोग। इकोनॉमी पढ़ने में लगा हुआ है, पॉलिटी से इतना पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे इतना क्वेश्चन आ रहा है। और ये सब फ्री, ये सब पूरा स्टैटिक टॉपिक है, चेंज ही नहीं होता है कभी। आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी में यही डिफरेंस है। आईआर थोड़ा डायनेमिक है, इंटरनल सिक्योरिटी पूरा स्टैटिक है। तो ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सिलेबस बहुत ही इन लोग डिजाइन करता है बिल्कुल साइंटिफिकली। अब GS1 जो है यूपीएससी का भी है, जेपीएससी का भी है। यूपीएससी में और जेपीएससी में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल इशू है ना। यहाँ पे क्या है? बस हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। सोशल इशू क्यों दिया यहाँ पे? यहाँ क्यों नहीं दिया? यहाँ आपको झारखंड में ही काम करना है, तो आपको सोसाइटी का, रीजनलिज्म, सेपरेटिज्म, ये सब आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। आपको आप झारखंड के हैं, आपको हो सकता है नागालैंड जाना पड़ जाए, आपको हो सकता है तमिलनाडु जाना पड़ जाए। तो हर जगह कल्चर अलग है, तो यहाँ पे सोशल इशू को पढ़ना जरूरी है। तो डिजाइन ऐसे करता है। यहाँ पे इस चीज़ का जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में यहाँ वर्ल्ड भी दे दिया है, आर्ट एंड कल्चर दे दिया है, सब दे दिया है। यहाँ पे क्या है? केवल 4 है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, झारखंड। तो जिस आप उसके हिसाब से पढ़िएगा तो फिर डाइवर्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे दिया है, अगर आप 1000 पेज का वहाँ पे पढ़ते हैं और वहाँ से आपको 100 पेज का मटेरियल मिलता है, लेकिन अगर 1000 पेज का इस पर पढ़िएगा, उसके बाद आप अपना 100 पेज का बनाइएगा, तो वो ज़्यादा काम करेगा आपको मेंस में। ठीक है, तो विजन है, ठीक है, उससे आप मटेरियल लीजिए। जैसे जो टॉपिक है वहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो उसको आप बनाइए ना विजन से, तो वो आपको बेस्ट कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। दृष्टि का है, विजन का है, कहीं का भी है, बस टॉपिक डालना है, उसको यूपीएससी डालना है, पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से बनाइए और अपना वैल्यू एडिशन कीजिए, कुछ यूनिक पॉइंट। उसके लिए आपको थोड़ा सा, जैसे क्या है, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो एक सोर्स से मत पढ़िए, है ना, तो उसको 2-3 सोर्स से पढ़िए। पूछिए और कुछ। क्या? JRS? हम लिए थे, प्रेफरेंस में डाले थे JS के बाद JRS डाले थे, लेकिन उस टाइम पे हमको JRS के बारे में पता नहीं था। वहाँ पे गए इंटरव्यू में तो पता चला एक ऑलरेडी 6 JPSC से JS में सेलेक्टेड है, वो भी, उनको भी JRS मिला इस बार, तो वो JRS ऑप्ट किए हैं। तो सर्विस ये बोलता है कि सबसे अच्छा सर्विस है। अभी 28 लोग ही है, हम लोग 10 लोग ऐड हुए हैं तो 38 हो गए। इसका 6th में कोई वैकेंसी नहीं था, 5th में कोई वैकेंसी नहीं था, 4th में 5 वैकेंसी केवल। ठीक है, तो और ये सर्विस अच्छा है। वैसे मेरा ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। नॉर्मली यहाँ पे क्या है, सब लोग JS, JPS, DYSP यही भरने में रहता है। ठीक है, उसके बाद DYSP में सब लोग तो ऐसा बताता है कि जो है उसके सब घर वाला और दोस्त लोग सब खुश रहता है, जो है वो परेशानी रहता है। ठीक है, लाइफ टाइम कुछ भी हो तो फिर उसी को परेशान होना है। JS का वैसा बताते हैं कि आलू टाइप का सर्विस है, हर चीज़ में JS को जाना है। ठीक है, तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा, आपका नेचर कैसा है। ठीक है, तो जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है आपको, क्योंकि काम ही है ना, वर्क नेचर ही वही है, आपको ये समझना ही पड़ेगा ना। अब किसी को मेरा रेवेन्यू से रिलेटेड रहेगा या फिर सारा उस चीज़ से रिलेटेड रहेगा, लॉज जो है
प्रॉपर्टी एक्ट है उससे ज़्यादा होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और ये सब रहता है। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और हम ये ले लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा फिर, है ना। तो आपको वर्क नेचर को समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम JRS लिए थे, मिल गया। फिर बाद में एक मतलब बिहार में है, BRS में सिलेक्टेड है। तो उनका क्या था, वो JNU से PhD किए, फिर लंदन में वो प्रोफेसर लग गए थे, और फिर तो उसके बाद फिर उनका UPSC का 3 बार इंटरव्यू दिए वो। फिर UP PCS में उनका 2nd रैंक आया था, वहाँ पे छोड़ दिए। वो बिहार के हैं, उनका 38th रैंक आया, उनको मिल गया बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो 2019 ये समय मिला था। तो वो बता रहे थे कि सर्विस का कंपैरिजन करके तो बोले कि सबसे बढ़िया है। तो सर्विस के मामले तो ठीक है, लेकिन इस बार आएगा कि नहीं उसका पता नहीं है। इस बार तो सुनने में आ रहा है कि 150+ वैकेंसी आपका JAS में ही आने वाला है। तो इतना वैकेंसी JAS में आता है तो बहुत अच्छा। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, बोलने के बाद ये बोल सकते हैं कि वो सर्विस ठीक है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। शुरू में क्या लगता है, कुछ भी मिल जाए सब अच्छा है ना, ये रहता है माइंड से। जो लोग अभी, जिन लोगों को प्रोबेशन मिल गया है, वो लोग बड़ा दुखी है, अरे प्रोबेशन मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, 4800 ग्रेड पे है। लेकिन उस टाइम पे क्या लगता है, भाई लास्ट वाला कोई मिला, लास्ट में लटक जाए, है ना, यही तो रहता है दिमाग में। तो वो सब बात का चीज़ है। अभी क्या है, अभी आप तैयारी ऐसा कीजिए। और वो सब चीज़, एक धोनी हमेशा बोलता था ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप हमेशा उसी चीज़ पे काम कीजिए जो आपके हाथ में है। ये सब चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में एक ही चीज़ है जो आपका डिसाइड करेगा रैंक, वो है मेंस। ठीक है, PT भी फिर 5000 लोग का निकलेगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन और आपको जो सर्विस चाहिए 10 या 50 या 100, है ना, वहीं पे मिलेगा आपको। तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए, अपने आंसर्स को अलग बनाइए। और अलग बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम तो एकदम अलग रहेंगे। आपको सबके साथ रहें तभी आप अलग बना सकते हैं। सबके साथ आप सीखिए, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सबसे आप सीखिए कौन कैसा लिख रहा है, क्या लिख रहा है। मेरा क्या होता है, जैसे हम बता रहे हैं कि हम मेंस तक तो मेरा कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं था। मेरा लॉ का एग्ज़ाम चल रहा था, अप्रैल में था, मार्च में मेंस लिखे, उसके बाद अप्रैल में फर्स्ट सेमेस्टर का लॉ का पेपर था। 30 अप्रैल को ख़त्म हुआ। जिस दिन लास्ट पेपर था उसी दिन मेंस का रिजल्ट आ गया। और डेट क्या दिया था, 16 मई। 17 मई का मेरा टिकट लिया हुआ था वापस जाने का दिल्ली। तो हम क्या किए, हम सोचे कि कुछ करने के लिए है नहीं, इंटरव्यू ये सब का तो मॉक मेरा देने का कहीं मन नहीं था। हम कहीं पे भी नहीं दिए। यहाँ पे हम आए 3 तारीख को, 3 को फिर सर बोले कि डिस्कशन होता है वहाँ पे। हम बोले वही चाहिए, जो लोग सिलेक्टेड है बस पता तो चले कि कौन कौन लोग दे रहा है, कैसा लोग है, उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड किया जाए। तो आपको कंपटीशन को हमेशा समझना भी पड़ेगा। ठीक है, साथ में पढ़िएगा, दोनों का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और वही चीज़ आप 10 लोग से डिस्कस करते हैं, यही होता है ना, आंसर आप किसी को दिखा रहे हैं, वो कुछ तो एक चीज़ बताएगा, कुछ उसको पता होगा जो आपको नहीं पता है, वो बताएगा। उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा तो आपका और अच्छा हो जाएगा ना। वो चीज़ कीजिए। तो फिर हम यहाँ पे आके 3 से लेके 7 तारीख तक हम डेली आके डिस्कशन करते थे बस। अब यहाँ पे एक थी, वो पता नहीं है या नहीं यहाँ पे, वो बोल रही भैया मूवी का हॉबी का तैयारी करवा दीजिए। एक दिन में मूवी का हॉबी कैसे तैयारी करवा दे, हम ज़िंदगी भर से देख रहे हैं। तो वही है कि आपका जो है हॉबी वो जेन्युइन रखिए। ठीक है, तो इंटरव्यू फिर हो जाएगा। इंटरव्यू में वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको जहाँ पे हमको 2-3 क्वेश्चन ऐसा पूछी थी, हमको बोली कि स्टार्टिंग में भी आपका लैंग्वेज खोटा है। वहाँ पे क्या होता है ना, सिंपल बता रहे, इंटरव्यूअर के पास क्या होगा आपका पता है, आपका नाम भी नहीं होगा, आपको नाम पूछा भी नहीं जाएगा वहाँ पे इंटरव्यू में, आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे टोकन नंबर रहेगा, मीडियम ऑफ लैंग्वेज रहेगा, आप किस मीडियम में इंटरव्यू दे रहे हैं, और आपका जो वो रहेगा मार्क्स यहाँ पे 10-12 जो आप भरे होंगे फॉर्म में वो रहेगा। सबसे ऊपर आपका रहेगा लैंग्वेज ऑप्टेड, उसके बाद रहेगा सर्विस का प्रेफरेंस जो रहता है ना वो रहेगा। तो अब ये दोनों पे तो क्वेश्चन तैयार करना है। यहाँ पे लैंग्वेज में क्या था, मेरा खोटा, और हम कितना पढ़े हैं, तो हमको पता था कि कुछ आता नहीं है हमको ज़्यादा, तो मेरे से पहले ही बोल दी खोटा में गाना सुनाओ। अब नॉर्मली क्या होता है, घर में बहुत सारा गाना मम्मी लोग ऐसे गाती गाती रहती है, लेकिन उस टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा था, तो हम ऐसे श्रीनिवास पानोरी का नाच बांदर नाच वाला सुनाना स्टार्ट किए। तो बोली गा के सुनाओ, ऐसे बोली। तो हम बोल दिए, हमको लगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आना है, हम बोलिए सॉरी मैम नहीं आता। 3 जगह हम सॉरी बोले थे पूरे उसमें। तो एक जगह तो यहीं पे बोल दिए थे, खोटा वाले में पूछी तो, क्योंकि हमको इस पर क्वेश्चन चाहिए नहीं था, तो इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे। फिर एक बार वो उस पर पूछने लग गई थी, भुइयारी ज़मीन है, ये है टाइप, तो पूरा डीप जा रही थी वो बहुत ज़्यादा। तो भुइयारी का हम बता दिए, उरांव ट्राइब से रिलेटेड है। बोली कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, बताओ एग्जैक्ट। लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछी, हम बोले सॉरी मैम। ठीक है, तो फिर झारखंड से फिर मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछी वो। उसके बाद फिर जो सर थे बीच वाले, वो जो फार्म बिल ये सब पूछ रहे थे, वो बोले कि IIT खड़गपुर का एलुमनाई का नाम बताओ 3। तो बता दिए 3 एलुमनाई का नाम। पहला बोल दिया सुंदर पिचई है गूगल का, फिर 2 नाम में ऐसा बताया जो उन लोगों को भी नहीं पता होगा।
थोड़ा हम साइकोलॉजिकली बोले थे उसमें, लेकिन उनका वो क्वेश्चन पूछे थे अरविंद केजरीवाल सुनने के कारण, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था। तो बोले कोई पॉलिटिशियन है बहुत फेमस है, बताओ उनका। वैसे अमिताभ चौधरी सर भी वहीं से हैं, तो हम सोचे इनका बोल दे क्या नाम, फिर हम सोचे ठीक नहीं रहेगा वो बोलना, तो फिर हम बोले सॉरी सर, जबकि हम बोल सकते थे और भी कुछ। बोले पॉलिटिशियन बहुत फेमस है, तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया अरविंद केजरीवाल, लेकिन तब तक वो दूसरा क्वेश्चन पूछ चुके थे। तो ये नहीं बोलते कि सर उसका याद आ गया क्वेश्चन, आंसर उस क्वेश्चन का, तो हम कुछ नहीं बोले, सॉरी से बोले। ये 3 जगह पे हम सॉरी बोले थे बस। और एक लॉ का क्वेश्चन पूछ दी थी वो मैम स्टार्टिंग में ही, कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछी थी कि कौन किया है ऐसे करके, कौन सा कमीशन किया है। तो हम वहाँ पे बताए थे कि हम लॉ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही ख़त्म हुआ था। वहाँ पे बोलते जज लोग भी आते हैं, तो फिर रिस्क लेना ठीक नहीं है, तो कुछ बस हम एमटेक तक बताया, 2019 में एमटेक को, उसके बाद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फिर वो लॉ का पूछी, फिर उसमें हम बोले मैम गेस कर सकते हैं, तो बोले हाँ गेस करो। तो हम बोले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऐसे करके क्वेश्चन था, तो सही उसका आंसर वही था। बस एक जगह गेस किए थे, 3 जगह सॉरी, बाकी 30-40 फैक्चुअल क्वेश्चन था, सबका आंसर दिए थे। तो इंटरव्यू तो ठीक हुआ था मेरा। तो अभी मार्क्स नहीं आ रहा है, मार्क्स भी देखना है, मतलब 2 चीज़ हमको स्पेसिफिकली देखना है, खोटा में और इंटरव्यू में कितना नंबर आया है, तो वही है। बाकी तो ऐसे ही कर लिए थे। तो मेन मोटो ये सिलेक्शन होने का रीज़न है मेंस, उसी से होगा, उसी पे कीजिए फोकस। और मेंस में कोई दिक्कत होगा तो फिर टॉपिक वाइज वैसे कर सकते हैं कभी। तो मेरा क्योंकि वो सब हिस्ट्री, पॉलिटी, GS 1, 2, 3 मेरा बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो वही, और कुछ पूछना है तो पूछिए, पर्सनल क्वेश्चन, पूछिए। मेडिटेशन में क्या करते हैं? मेडिटेशन में हम डायनेमिक मेडिटेशन ही करते हैं ज़्यादातर वैसे तो। और हाँ, एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन तो क्या होता है ना ये बहुत स्पिरिचुअल टाइप हो जाएगा, फिर थोड़ा लगेगा कि बाबा वाला ज्ञान चल रहा है। बता देंगे वैसे। और एक आप सबसे अच्छा आपको करना है तो सुदर्शन क्रिया होता है, वो कीजिए, 20 मिनट का होता है, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। मेन मेडिटेशन का पर्पस क्या होता है ना, थोड़ा इसका माइंड वाइंड तो जो है तो ठीक ही है, लेकिन उसमें क्या होता है आपको कट ऑफ होना है। चल रहा है ना जितना भीड़ और ये सब कुछ, उससे आपको अपने आप को कट ऑफ करना है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, वो सोल के लेवल पे होता है कि आपको अपने सोल को अलग समझना है। बाकी सब कुछ चल रहा है बॉडी पे, ये बहुत लोग क्या करते हैं ना, सोशल सर्विस, पब्लिक सर्विस, ये कर देंगे दुनिया बदल देंगे, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी को नहीं बदल सकते हैं। सर्विस में आने के बाद भी आप अपने आप को बदल सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे सब लोग क्या बोलता है, सिस्टम खराब है, ये है, करप्शन है, सेटिंग है, ये है, वो है, ठीक है। सिलेक्शन होने से पहले जब वो कुछ कर नहीं सकता है, जब उसको करना चाहिए क्या, एक ही काम करना चाहिए। कहाँ पे उसको फोकस करना चाहिए, अपने प्रिपरेशन के ऊपर। लेकिन वो दुनिया भर का बात करेगा, ये चल रहा है, वो चल रहा है सिस्टम। वही जब सेलेक्ट हो जाएगा, जब वो कर सकता है चेंज, तब वो बोलेगा जो चल रहा है वो चलने दो। मतलब जहाँ पे चेंज करना चाहिए वहाँ पे वो स्टेटस को हो गया है, जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे वो, यही है, इसको बोलते हैं एस्केपिज्म। जिस जगह पे आप जो कर सकते हैं वहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। अभी आपको पूरा फोकस इस पर करना चाहिए। स्टूडेंट लोग क्या होता है, हमेशा 99% स्टूडेंट तो फेल ही करेगा कंपटीशन में, कोई भी हो। इन लोग को, और इन लोग परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इन लोग को डाइवर्ट करना बहुत आसान होता है। तो चला गया लेके सामने, धरना करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं होने वाला है। जो ये सब चीज़ पे ध्यान देगा ना, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं हो सकता उसका सिलेक्शन, क्योंकि वो अपना पूरा एनर्जी तो ये सब चीज़ें फोकस कर रहा है। एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये करना ही नहीं है ना। इस पर आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है, तो हिटलर से बोलता था ना कि अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है तो फॉलो द रूल, बी ऑन द टॉप, चेंज द रूल, ठीक है। तो वही आपको करना है यहाँ पे, जो रूल है उसी को फॉलो कीजिए, उसके बाद टॉपिक पहुंचिए, फिर चेंज कीजिए ना आप। अभी क्या कर रहे हैं आंदोलन, और जितना लोग ये सब जो कर रहा है ना आंदोलन, सबका एज पार हो गया है, ठीक है। उन लोग अपना अलग ही वो करने के लिए कर रहा है। हाँ, तो ये सब चक्कर में, इसमें तो सोचिए ही मत ये सब। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, इसी बार में हो जाएगा। और ये है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत रहता है। कल एक का मैसेज आया था मेरे पास, वो 4 मेंस दे चुकी है, 2 बार यूपीएससी, 4 इंटरव्यू दे चुकी है, 2 बार यूपीएससी का, इस बार जेपीएससी का और बीपीएससी का, नहीं हुआ उसका। अब वो पूरे फ्रस्ट्रेटेड है। तो इतना फ्रस्ट्रेशन होता है और ये सब होता है, तो इसलिए मेन चीज़ आपको क्या करना है, बस एक ही चीज़ पे फोकस करना है। थोड़ा सा डिटैच होकर चलिए, उससे थोड़ा मेडिटेशन ये सब करने से ठीक रहेगा, क्योंकि सबका वैसे भी नहीं हो सकता है। और असली बात ये है कि एक बार हो गया ना, तो आप 4 अटेम्प्ट दिए, 4 साल लगाए हैं, 10 साल लगाए हैं, 20 साल लगाए हैं, सब पाप धुल जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो सारा वो हो जाएगा, कोई फिर कुछ बोलने वाला नहीं है। इस बार आप अगर देखना है तो एक देखिएगा, एक रिंकू करके हैं, सुने उनका, यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं वो यूपी पीसीएस में थे पहले, तो करप्शन के अगेंस्ट वो थोड़ा उठाए थे, तो उनको
उनके ऊपर अटैक किया गया, गोली वोली बहुत मारा, ये हुआ था, ऐसे सुने ना। उनका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था पता है? हाँ 16th अटेम्प्ट था उनका। इस बार 16th अटेम्प्ट था उनका। फर्स्ट अटेम्प्ट वो दिए थे 2003 में, ठीक है। अब उनका इस बार कुछ 600 कुछ रैंक मिला उनको। इंटरव्यू में 110 नंबर दिया है, 110 नंबर दिया है। तो उनका कैटेगरी होगा इसलिए अभी दे रहे हैं, लेकिन उनको अगर 150 नंबर ही मिलता तो 400 रैंक में उनको IAS मिल जाता। इस बार उनका फिर से प्रीलिम्स निकल गया है, 70th दिए इस बार वो। इसको क्या बोलते हैं? ये परसिवियरेंस है। तो हम वैसे IIT से PhD हम छोड़ दिए थे, ठीक है, IIT खड़गपुर में। तो यहाँ पे भी आपको PhD पे ही काम करना है। परसिवियरेंस, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ठीक है, इसी से सिलेक्शन होगा, यही करना है। बाकी जो चल रहा है वो सब भूल जाइए। अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए रेगुलरली। अगर पिछले बार 400 नंबर आया मेंस में तो इस बार 600 लाना है। अपना लेवल इम्प्रूव करते रहिए बस, और पढ़ते रहिए, वैल्यू एडिशन करते रहिए। र्यूमर पे आप ध्यान दीजिएगा ना, उसमें 99% एनर्जी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। आप बस ये कीजिए, अभी टारगेट ये होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट आने तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आपका मेंस हो जाना चाहिए। आने के बाद पूरा प्रीलिम्स पे फोकस करना है, उसके बाद आंसर राइटिंग करना है और पूरा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। बस सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, फिर सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि मेरा लगभग 200 लोग से बात हो गया जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सब लोग UPSC के लिए बहुत मेहनत किया है, इस बार भी दे रहा है, आगे भी दे रहा है। बहुत लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है 23 का। तो मेहनत किया है कहीं तो काम। मेरा भी 20 दिन में हुआ, तो 20 दिन में ऐसे नहीं हुआ। हम 3 साल से पढ़ रहे थे UPSC के लिए, 2019 के बाद से हम पढ़ रहे थे, तो वो मेहनत काम आया। सर अभी आप नोटिफिकेशन तक मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर दो। सर अगर यहाँ हम पढ़ रहे हैं रामा कृष्णा में, तो कभी तो अभी एक पेपर भी नहीं हुआ है, फिर हम अपने से करते हैं, तो फिर से हम कंटेंट में कमी पड़ेगा मेरा? कुछ नहीं पड़ेगा, आप अपना खुद से करते रहिए, ठीक है। यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, उसको आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। और अपना जो आपको मेंस वो पता है, सिलेबस पता है सारा, उसके हिसाब से आप खुद से बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। सर बाद में फिर यहाँ पढ़ने बाद लगता है कि हम बनाए वो बेकार है। तो बेकार है तो ठीक है ना, फिर अच्छा चीज़ आ गया ना। अभी आपका कुछ तो बन रहा है ना, वो चल रहा है ना प्रोसेस। कोई भी एक बार, कोई क्यों बोलता है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो? क्योंकि एक बार में उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, उसको लगता है बुक पढ़ लिए, लेकिन कुछ आता नहीं है। उसी को पढ़ते 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 फिर पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है, तो लिंकेज बनता है। सिलेबस में आपको हमेशा क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, इसका लिंक होना चाहिए। सिलेबस पॉइंट उसको मैप कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आया है। ये ब्रिज जो है ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका, इसी से, और यही आपका अप्लाई करना है, इसी को अप्लाई करना है, तो आपका सही वो प्रोसेस चलेगा। तो ये सोचिए नहीं, आप अपना पढ़ते रहिए, आप अपना शेड्यूल अलग बनाइए। कोचिंग का शेड्यूल अलग होना चाहिए, ठीक है। कोचिंग के भरोसे आपको नहीं रहना है ना, कोचिंग के भरोसे सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग में तो सब लोग बैठा है, फिर तो सबका हो जाता। आपको अपना लेवल इंप्रूव करना है। तो कोचिंग है वो आपका वैल्यू एडिशन में काम ही करेगा, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप सोचिएगा वो हो जाएगा तब हम करेंगे, आपको खुद से करना है सारा कुछ। कोचिंग से ये होगा कि बहुत लोग खुद से कर रहा है, आप भी खुद से कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग से आप इस लेवल पे पहुंचिएगा तो आपको थोड़ा सा एक लेवल हो सकता है कि अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल जाए, तो आप यहाँ से यहाँ आ जाइएगा। तो वही चीज़ है, तो आप उस पर डिपेंडेंट रहना ही नहीं है। हो गया, पूछिए, कुछ पूछना है तो। और टॉपिक है तो इतना डीप में जाके उसको देखना है। हाँ देखिए, एक चीज़ ये है, कुछ भी पढ़ रहे हैं ना अगर, तो उसको एग्ज़ाम से ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम में जो आएगा उतना ही पढ़ें। एग्ज़ाम में आपको पता नहीं है क्या आएगा, डेप्थ में पढ़िए हमेशा। आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं ना, वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। वो टॉपिक फिर उसमें कि उसमें कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए, वो आप कर सके। आपके पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए। तो हर टॉपिक को जब अभी पढ़ रहे हैं, तो एक तो यहाँ का रिक्वायरमेंट भी है, यूपीएससी में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको इतना लिखने का स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास 800 वर्ड का स्कोप है, तो आप 1000 वर्ड का प्रिपरेशन कीजिए, 1000 वर्ड, ठीक है। हर टॉपिक को डेप्थ में पढ़िए, चाहे वो एमटेक लेवल या पीएचडी तक। किसी भी लेवल का। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे तो उसमें अच्छे से पढ़िए, फिर उसका
स्पेस टेक्नोलॉजी का एक हम पढ़े थे, योजना का मैगजीन आया था स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उसमें पहला जो आर्टिकल था ना वो के सिवन का था। के सिवन कौन थे? इसरो के चेयरमैन थे। के सिवन का आया था। अब वो शुरू से जब डेवलप हुआ इसरो का 1962 से जब स्टार्ट हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद, जब एक तो इंडिपेंडेंस के बाद दो मूवमेंट चला था, एक तो न्यूक्लियर वाला चल रहा था और एक स्पेस वाला चल रहा था, ठीक है। तो स्पेस का डेवलपमेंट में जो जो चीज़ हुआ ना, PSLV कहाँ से, GSLV कहाँ से, क्या हुआ, कब कौन सा लॉन्च हुआ, पहले बाहर से लॉन्च करते थे, फिर इंडिया से लॉन्च हुआ, फिर अभी ऐसा कंडीशन है कि दूसरे कंट्री का इंडिया से लॉन्च होता है, तो कैसे कैसे डेवलप हुआ। इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी है, तो NPT क्या है, CTBT क्या है, तो सिलेबस में ही दे दिया है। तो इसमें क्या है, ये क्यों इंडिया इसमें साइन नहीं किया है, क्यों रेटिफाई नहीं किया है, क्या है, तो वो पूरा क्रोनोलॉजी वाइज, हम उसका पूरा नोट्स क्रोनोलॉजी वाइज बनाए थे। तो वो सब अगर कभी होगा तो फिर डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हम पूरा स्टार्टिंग से ही कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट क्या होता है, पोखरण 1 क्या था, TD टेस्ट बोलते हैं। तो पोखरण 1 जो था वो केवल इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बना था, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना 1998 में, इसको बोलते हैं पोखरण 2। पोखरण 1 जो था वो 1974 में स्पाइलिंग बुद्धा वाला ऑपरेशन जो हुआ था, तो उसमें बस TD टेस्ट किया था, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट, वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए होता है। और ये इसके बाद न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया था इंडिया। तो ये तुरंत CTBT के बाद हुआ था। ये CTBT 1995 में हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। ये NPT के बाद हुआ, NPT 1967 में हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। तो इस टाइप से पूरा अगर आपका पिक्चर क्लियर है ना, होलिस्टिक किसी की चीज़ को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे वो काम आएगा आपका। तो जब पढ़ रहे हैं तो पूरा डेप्थ में पढ़िए। प्रेजेंटेशन का मतलब ही यही होता है, आपको डायग्राम बॉक्स में बनाना, लिखना है, ऐसे लिखना है कि पढ़ा जा सके। मेन क्या है ना, वहाँ पे लोग ऐसा टीचर आता है, उन लोगों को सब कॉपी रहेगा उन लोगों के पास। आपका कॉपी थोड़ा सा उन लोगों को ठीक लगे देखने में कि पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे करके थोड़ा, मतलब वैसे तो क्या होता है कि ऐसा लिखता है लोग, लेकिन फिर भी सिलेक्ट हो जाता है, उन लोगों का कॉपी देखिएगा। लेकिन आप एक चीज़ कॉमन देखिएगा, UPSC का अगर विजन IAS पर टॉपर का कॉपी पढ़िएगा ना, तो उसमें बहुत लोगों का जो 5th अटेम्प्ट में 6th अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ है, उन लोग के पास कंटेंट बहुत अच्छा है। तो उन लोग का कभी कॉपी देख के प्रेजेंटेशन मत देखिए, उन लोग के पास कंटेंट है, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से पढ़ रहा है। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होता है ना, उन लोगों का कॉपी देखिए, तो उन लोग में आपको एक चीज़ बहुत सबसे कॉमन फैक्टर मिलेगा। पहला है, उन लोग का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ, क्योंकि वो लोग तैयारी ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। तो उन लोग का सिलेक्ट होने का मेन रीज़न ये है कि उन लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ तो आपको कंटेंट, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है, वो कंटेंट है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन पे अभी आपको नहीं सोचना, प्रेजेंटेशन वाला टाइम जो होगा ना, वो आपका PT और मेंस के बीच में होगा, उस टाइम पे आप कर सकते हैं सारा कंटेंट। उस टाइम पे मैक्सिमम लोग क्या करता है, कंटेंट के पीछे भागता है। वही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, और ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो बहुत स्मूथली हो जाएगा। अभी टाइम पता नहीं चलेगा कब निकल गया, और फिर आप सोचिएगा अरे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कब आएगा कब आएगा, आ जाएगा ना, उसके बाद फिर ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा। फिर सर ज़्यादा मार्क्स स्कोर के लिए पॉइंट मिक्स कर सकते हैं आप। जैसे आपको लगता है कि कोई ऐसे पॉइंट है, जैसे कुछ भी पूछा ना, चैलेंजेस से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, मान लीजिए इस बार झारखंड वाला क्वेश्चन एक पूछा था, क्या क्या चैलेंज है, ये है वो, तो उसमें आप ऐसे चैलेंज बना के ऐसे लिखे। जैसे मैं क्या होता है ना, नॉर्मली कॉपी ऐसे ऐसे मान लीजिए है यहाँ पे, तो आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखे, ऐसे ऐसे लिखे, पैराग्राफ में लिखे, फिर यहाँ चेंज किया, कुछ भी ऐसे लिखे, इसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और अगर जैसे पूछा आपको प्रॉब्लम्स से गए ऐसे बीच में एकदम लिख दिए प्रॉब्लम्स, आंसर कॉपी के बीच में, उसमें ऐसे बनाए, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, 5 पॉइंट भी लिखेगा ना, उसमें अगर इतना कॉपी में अगर यहाँ पे इतना स्पेस में हो रहा है, वो आपका एक पेज में आ जाएगा, जब टाइम कम है तब। उसके बाद सॉल्यूशन का बनाए, सॉल्यूशन में पूरा ऐसे ऐसे करके वो कर दिए, ऐसे आंसर पर। कनिष्क कटारिया जो रैंक 1 थे, उनका कॉपी अगर कभी देखिएगा, उनका सारा आंसर इस टाइप का है, उनका सारा आंसर वो एक बड़ा सा पॉइंट बनाए, उसी में लिख दिए, कॉपी है पूरा, कॉपी के बीच में कुछ भी लिख दिया, ठीक है। RTI पे क्वेश्चन है, ऐसे RTI लिख दिए, ऐसे बना के यहाँ 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 एक पेज भर गया। अगले पेज में जो पूछा था, व्हाट मेजर्स वी टेक, मेजर्स टू बी टेकन, ऐसे करके लिख दिए, ठीक है, ऐसे बना के हो गया, आंसर खत्म, नंबर मिल गया। ऐसा आंसर लिखने में 4 मिनट लगता है, UPSC में कितना टाइम मिलता है, 8 मिनट, हो गया। टाइम कम है तो ये कर सकते हैं। JPSC में क्या है, आप अच्छे से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से क्या होता है, एक और फ़ायदा है, जो पढ़ेगा ना उसको डायरेक्ट दिख जाएगा क्या पूछा है। और जो इंट्रोडक्शन का हम बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिखना है, तो जैसे पूछा था ना, कंसिक्वेंसेस क्या है, उपलब्धि क्या है, और फिर क्या पूछा था, योगदान क्या है।
तो ऐसे अगर आप शुरू में लिख दीजिए कि उपलब्धि ये है और ये है, सब पॉइंट लिख दीजिए, और वो सब पॉइंट जो है उसका आप ऐसे पॉइंट बना के ऐसे ऐसे करके लिख दे रहे हैं, तो वो भी देख रहा है, उसको भी पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या क्या है, पढ़ने का उसको जरूरत ही नहीं पड़ रहा है ना। तो ये सब है, लेकिन इसमें एक मतलब वो है कैविएट है, जिसको मतलब पहले से चेतावनी इसमें ये रहता है कि टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा टीचर है, ठीक है, उसको पसंद नहीं। लॉ ऑप्शन में मार्क्स नहीं आने का कारण क्या है पता है? लॉ ऑप्शन में लोगों का नंबर नहीं आता है यूपीएससी में, तो कारण क्या होता है? जितना लोग चेक करता है ना, सब डीयू का प्रोफेसर होता है, नॉर्मली मेनली डीयू का प्रोफेसर होता है। अब डीयू में हाईएस्ट जो टॉपर का नंबर होता है 60%, 62% ऐसे होता है, ठीक है। आईआईटी में हम लोग पढ़ते तो 9.5 ऐसे रहता था जीपीए, 95%, 90% ऐसे रहता था। तो डिफरेंस क्या होता है कि लॉ में वो लोग सोचता है कि लॉ में अगर तुमको 100 में से हम 50 नंबर दे दिए, इसका मतलब तो, या 100 में से अगर किसी का 10 नंबर क्वेश्चन है उसको 10 में से 8 दे दिए, इसका मतलब तो इसको चीफ जस्टिस से भी ज़्यादा आ गया, तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो रहा ही नहीं, नंबर नहीं देता है वो लोग। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता है कि यहाँ पे केवल लॉ ऑप्शन वाला नहीं बैठा है, यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑप्शन वाला भी बैठा है, फिजिक्स वाला भी है, इंजीनियरिंग वाला भी है, तो उसको तो पूरा नंबर मिल रहा है, और आप अपना हवाई दुनिया में नंबर काट दे रहे हैं, तो उसको नहीं। कोई जुडिशरी का पेपर नहीं है ना कि सब लॉ ही लिख रहा है। तो टीचर के ऊपर माइंडसेट के ऊपर डिपेंड कर है। जेपीएससी में भी क्या कर रहा है, बाहर से बुलाता है टीचर को, ठीक है, डीयू से, जेएनयू से, बीएचयू से, ये सब से बुलाता है चेक करने के लिए। तो वो लोग, इसलिए वो लोग उसके, उन लोग के ऊपर वेरिएबिलिटी रहता है, ठीक है, सब्जेक्टिव है। लेकिन खोरठा का जो है आपको यहीं का आएगा सब चेक करने वाला, ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो खोरठा में भी अभी खोरठा वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए सब कुछ, और मेंस का जितना है। जीएस पे देखिए बहुत लोग क्या बोलता है, लैंग्वेज सही, लैंग्वेज सही, लैंग्वेज है, लेकिन आप ऐसे स्ट्रैटेजी बनाइए ना। मेरा क्या था, हम सोचे थे कि हमको लैंग्वेज में 100 नंबर चाहिए, ठीक है, सेलेक्ट होना है तो, क्योंकि मेरा इतना कम टाइम था कि हम 120 का उम्मीद ही नहीं कर सकते। अब कितना आएगा वो देखने का बात है। और अगर आप ऐसे टारगेट करते हैं 100 नंबर लैंग्वेज में, ऑब्जेक्टिव कितना आता है? 160 मार्क्स का आता है ना। 160 में आपको, मतलब वैसे हम लोअर साइड बता रहे हैं, लेकिन आपको 100 प्लस लाना है। मतलब ये दोनों मिला के आपका 200 से कम नहीं होना चाहिए। तब भी कितना मार्क्स बचा? 640 मार्क्स, ठीक है, 640 मार्क्स बचा। इसमें अगर आप 50% स्कोर करते तो कितना होगा? 320। लेकिन आपको टारगेट क्या करना है? 40 नंबर क्वेश्चन में 25 नंबर लाना है। तो यहाँ पे आपको टारगेट करना है 320 से लेकर 400 तक का लाया जा सकता है। कितना कट रहा है आपका? 240 नंबर ही तो कट रहा है ना। तो ये आपको इस पर फोकस करना है, अभी पूरा मेहनत इसके लिए कीजिए। अगर यहाँ पे आपका 400 आ जाता है तो उससे आपका ये भी सही हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव है 160 मार्क्स का, उससे आपका पीटी भी सही हो जाएगा। अभी जो इंडिया वाला पार्ट है वो सब तो इसी से हो जाएगा ना। आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है उसमें देखिए क्या क्या टॉपिक है, ह्यूमन राइट्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है वो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पूरा पढ़िए। 1992 का जो हुआ उसके बाद 3 चीज़ बना था ऐसे, UNCCD, एक बना था UNFCCC, और एक क्या बना था? एक तो डेजर्टिफिकेशन का था, एक क्लाइमेट चेंज का था, और एक क्या था हम भी भूल रहे हैं। हाँ, UNEP तो 1972 में बना है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन है अलग। तो इसमें सबसे मेन आपका ये है, जितना क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें एक ही, इस सब में क्या होता है, COP होता है, हर साल कॉन्फ्रेंस होता है, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलता है ना। तो तीनों का अलग अलग होता है, ठीक है। इसका जो होगा आपका, ये UN फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको स्टार्ट करना है। तो COP7 था, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, क्योटो, और 1997 में क्योटो था, और पेरिस कब था? 2015 में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और इसमें क्या होता है, इसको आप इतना डेप्थ में पढ़ना है आपको कि इसमें क्या था। जैसे वैसे ये सब आया था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आया था, है ना, कार्बन ट्रेडिंग का बात हुआ था यहाँ पे, क्लीन डेवलपमेंट CDM, और ऑफसेट ट्रेडिंग था ये। तो और ये क्योटो प्रोटोकॉल फिर रेटिफाई कब हुआ पता है? 2005 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, क्या होता है, एक मिनिमम हो रहा था कि 45% जो एमिट कर रहा है ना पॉल्यूटेंट कंट्रीज मिला के, उनका, उन कंट्रीज़ का रेटिफिकेशन होना चाहिए। तो सब लोग कर दिया था, इसमें रशिया नहीं किया था उस टाइम पे। रशिया के करते ही 2005 में ये हो गया था, ठीक है। तो 2005 में वैसे हो गया। तो ये सब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है, ऑफसेट ट्रेडिंग क्या है, ये सब आपका मेंस में भी काम आएगा। अगर उसमें फिर उसमें दिया ना वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये सब दिया हुआ है, तो वो सब आपका मेंस में काम आएगा। और आपका पीटी का भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पीटी, जैसे मिसलेनियस में ऐसे 8 टॉपिक दिया हुआ है ना,
और 15 क्वेश्चन लिखा है, तो मतलब एवरेज 2 क्वेश्चन आएगा एक एक टॉपिक से। तो आपका 30 मार्क्स तो यहाँ से आएगा पीटी में, और 30 मार्क्स आपका करंट से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 60 मार्क्स हो गया यहाँ पे। और बाकी फिर आप वो सब तो है ही, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट आप पूरा पढ़ लीजिए, यही झारखंड का सबसे अच्छा वो है कि आप एंशिएंट पूरा पढ़िए और केवल एसपीटी पढ़िए, 5-5 क्वेश्चन दोनों से आना है। तो उस हिसाब से अपना वो सब उस, क्योंकि यही है कि नोटिफिकेशन आने के बाद झारखंड वाले सेक्शन पे फोकस करना है अच्छे से। मेरा झारखंड वाले में नंबर नहीं था, ठीक है, 59 क्वेश्चन सही हुआ था मेरा, और इंडिया वाले में 70 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एक तो थोड़ा इस बार एक डॉक्यूमेंट था, वो अगर आप लोग देखे होंगे, क्लाइमेट चेंज वाला डॉक्यूमेंट देखे हैं, उस डॉक्यूमेंट से 8 क्वेश्चन आ गया था एक डॉक्यूमेंट से। उसका एक पेज से 3 क्वेश्चन आ गया था उससे, केवल एक पेज से। लोग पूरा बुक पढ़ देता है, एक क्वेश्चन नहीं आता है, एक पेज से 3 क्वेश्चन आ गया था। जो पूरा डेटा ये सब आया था, रेनफॉल का डेटा है, कोई भी ये उसका क्या मोटो है, ये सब आया था ना, तो ये एक पेज से आ गया था। तो क्वेश्चन एग्जामिनर कौन सा होगा, लेके बैठा होगा, सोचा यही सबसे अच्छा है, पूरा दे दिया, सब उसी का सेलेक्ट हो गया क्वेश्चन, 8 का 8। हाँ वही, मतलब वही बोल रहे, जनजाति वाला तो एक गोंड और भील वाला आया था ना, वो मेरा प्रयोजन वाले बुक के कारण गलत हो गया था। बहुत लोग क्या किया, दोनों में गोंड मार दिया, तो एक तो सही हो गया उन लोगों का, है ना। तो ऐसे किया था, दोनों क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट, हाँ हाँ हाँ, हम क्या कहते हैं, हम ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइबल स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो हम नदीम हसन का ट्राइबल इंडिया का बुक है, उससे हम पूरा उसमें डेटा दिया हुआ था, तो 70 मिलियन कुछ ऐसा डिफरेंस था। उसके बाद भी हमारे तो गलत हो गया था मेरा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही है, वो तो पीटी में हर बार रहेगा, लेकिन आपको यही करना है। उसके आने पीटी के आने के बाद भी झारखंड वाले फोकस पे उस पर अच्छे से कीजिए। तो टारगेट यही होना चाहिए 75। अगर ये टारगेट है, उसके बाद आप आराम से मेंस का तैयारी कर सकते हैं। और मेंस में फिर वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना मार्क्स आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, स्ट्रैटेजी बना के काम हो जाएगा फिर उससे। इसमें बस इतना अगर आपका आ गया 150, अब क्या है कि इसमें क्या है ना, देखिए इसमें भी एक चीज़ और है, 100 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो बहुत ही कर लेगा सब लोग 200 में से, है ना। मेन क्या होता है, फिर बाकी का 100 क्वेश्चन जो होता है डिफ़िकल्ट वाला, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको उसमें से 40 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहला प्लस पॉइंट, सेकंड प्लस पॉइंट, बीपीएससी टाइप यहाँ पे ई वाला ऑप्शन नहीं है ना, वो भी नहीं है। तो ये दोनों इसको इजी बनाता है पेपर को। और जब तैयारी यूपीएससी करने वाला आएगा, तो वो लोग सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, लॉजिकली भी करता है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसा बहुत अटेम्प्ट ही करता है कि सारा नहीं किए, अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन छोड़ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है ना वो सब। तो आपको तो ब्लाइंड कैसे भी मारना, कुछ भी मारना है, कुछ नहीं पता है तो। लेकिन आपको फोकस ये होना चाहिए कि मतलब 140 क्वेश्चन का तो टारगेट होना चाहिए, 140 150, है ना। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा नहीं, फिर आराम से तैयारी कर सकते हैं। और इस बार वैसे यूपीएससी में हुआ, बहुत लोगों का 96 नंबर आ रहा था पीटी में। पिछले बार क्या हुआ था कि 2020 में 92 कट ऑफ गया था, है ना। फिर पिछले बार कितना गया था, 87, मतलब 200 में 87। इस बार 96 लोग आ रहा था, तो वो लोग पूरा श्योर था कि हो जाएगा, लेकिन 96 वाले लोग का नहीं हुआ इस बार। तो इसलिए कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है। कट ऑफ हो सकता है 300 चला जाए जेपीएससी में, मतलब हो सकता है, ठीक है, होने का कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन इजी आ जाएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही, है ना। तो उसमें आप लोग को भी फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग का 300 आ गया और आप लोग का फिर ऐसे रहेगा 250 रहेगा, ऐसा नहीं होगा, वो सबको फायदा होगा। तो वो तो रिलेटिव चीज़ है, लेकिन सिलेक्शन जो फाइनल होगा ना, वो मेंस से ही होगा। तो इसलिए उस पर फोकस कीजिए और उसी पे कीजिए सारा। आंसर राइटिंग ये सब जो टॉपिक वाइज है, कुछ टॉपिक है ना, तो वो हम जब लेके आएंगे अपना आईपैड तो फिर डिस्कस कर देंगे वो सब जो भी होगा कभी। तो अभी तो ऊपर वही इंटरनल सिक्योरिटी का चल रहा है क्लास, तो जब हिस्ट्री ये सब का कुछ पढ़ाएंगे या फिर पॉलिटी का पढ़ाएंगे, तो उसमें वैल्यू एडिशन का चीज़ बता देंगे, जुडिशरी पे हो, पार्लियामेंट पे हो, ये सब हो। और ये ऐसे करना है, वो 160 वाला जो है ना, वो बहुत मैटर करता है। उसमें अगर आपका 160 में 150 भी आ गया तो आप टॉप रैंकर हो जाइएगा। फिर 150 मतलब लाने का मतलब है कि लगभग सब क्वेश्चन सही करना। तो हो सकता है, क्योंकि इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन मेरा बहुत गलत हो गया था। मेरा मतलब 120 के अराउंड बन रहा था, ऐसे 110 से 120 के अराउंड बन रहा था। बाद में मैच नहीं किए थे, लेकिन 120 के अराउंड हो रहा था। मेरा टारगेट था 100 करना, खोटा में 100, इसमें 100। तो हम सोचे इसमें 120 बन जाएगा तो ठीक है, 80 में काम हो जाएगा। खोटा में हो सकता है 100 से ज़्यादा हो,
कोई भरोसा नहीं है, अभी मार्क्स आएगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो बताइए अगर कुछ पूछना है तो।